नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अजय शर्मा और प्रियंका उत्पल। बाजार में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं और सवाल अब ये उठने लगे हैं कि क्या बाजार यहां से महंगा हो गया है, क्या आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम खोजेंगे इस शो में और आपके लिए ट्रेड के भरपूर मौके भी लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बाजार के लिए सबसे बड़े संकेतों के साथ। तो अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी है। डॉ में हमने लगातार तीसरे दिन तेजी का सत्र देखा और अच्छी चीज ये है कि रिकवरी अच्छी थी लोअर लेवल से। गिफ्ट निफ्टी आज सपाट ट्रेड होते हुए हम देख रहे हैं, ज्यादा उत्साह नहीं है क्योंकि लगातार हमने तेजी देखी है बाजारों में। अच्छी चीज एक आई है फाइनेंशियल स्पेस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और जो रेशियो है वो आईडीएफसी के पक्ष में है। रिलायंस ने धमाका किया है, फिर से एक प्राइमरी जो बेसिक फोन होते हैं उस मार्केट में डिस्ट्रप्शन पैदा करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं रूरल एरियाज पर, ग्रामीण इलाकों पर फोकस होगा। जियो भारत फोन किया है लॉन्च और कीमत है सिर्फ 999 यानी कि 1000 रुपए से 1 रुपए कम। लेकिन अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं बजाज फाइनेंस के। शेयर को हमने पहले चलते हुए भी देखा भी है और डीमार्ट के जो अपडेट्स आए हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। तो ये रहे बाजार के आज अहम संकेत और इसी के इर्द गिर्द आपकी हम सभी की सभी प्लानिंग करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के साथ और ग्लोबल मार्केट से हमने संकेत ठीक ठाक ही देखे, रिकवरी अच्छी है। अजय, अब धीरे धीरे तो अब जो फोकस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा डोमेस्टिक यूज पे। अब तो देखिए डोमेस्टिक यूज पे फोकस शिफ्ट चल ही रहा है काफी दिन से, लेकिन यूएस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा और वो है बुरी खबर अच्छी खबर है। ये हफ्ता यूएस मार्केट, एशिया, दुनिया भर के ना पीएमआई और आईएसएम डेटा आने थे जो कि ग्रोथ का सूचक होता है। करेक्ट। आपको मैं बता दूं, हम और आप शायद इस बात को बिलीव ना करें, माने ना, लेकिन जो ग्लोबल मनी मैनेजर्स और फंड मैनेजर्स हैं वो जीडीपी डेटा देखते भी नहीं है। क्योंकि वो बैकवर्ड लुकिंग डेटा होता है। वो हमारे बाजारों में देखना बंद कर दिया है अजय। करेक्ट, ये आपने सही कहा। तो आईएसएम और पीएमआई, करेक्ट, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो देखते हैं। और यूएस का जो आईएसएम डेटा आया वो काफी कमजोर आया, तो इससे बाजार को खुशी मिली। अच्छा, एक जमाना था जब आईपी के डेटा आते थे, क्रेडिट पॉलिसी आती थी, बाजार बहुत जोर से रिएक्ट करता था। जी हाँ, जीडीपी क्या ट्रेड होता था उसके ऊपर, बॉन्ड यील्ड हिलती थी, बैंक निफ्टी ट्रेड होती थी। के दौरान ही सारे आंकड़े आते थे 11 बजे के आसपास। जी हाँ, अब उसकी महत्वता थोड़ी सी कम होती जा रही है, तो बाजार देखता क्या है। लेकिन हम ये भी बता दें कि मैक्रोस की अहमियत कम नहीं हुई है। जो लोग हमेशा मैक्रोस की हंसी उड़ाते थे, मैक्रो क्या होता है, बाजारों क्या मालूम, लास्ट 3-4 साल में मालूम चलिए पूरा बाजार मैक्रो पे चला। अल्टीमेटली तो उसी से ड्राइव होना है। आप डे टू डे ऑपरेशंस में भले ही उसका इंपैक्ट ना आते हुए देखें, लेकिन जो डायरेक्शन उसी से आता है। तो जो आईएसएम डेटा कमजोर आया है वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि जो एक स्लोडाउन ग्लोबल मार्केट्स में इंजीनियर किया था सेंट्रल बैंक ने, वो अपना असर दिखा रहा है। आईएसएम डेटा कमजोर है, तो वो एक खास देखने वाली बात है। ऑफ कोर्स आज तो छुट्टी है यूएस में, इंडिपेंडेंस डे की, लेकिन ये इस हफ्ते जो है इसी पर फोकस करना चाहिए, कहाँ का आईएसएम और पीएमआई डेटा कैसा आ रहा है, क्योंकि उससे बाजार को तेजी मिलेगी। और सेकेंड हाफ के लिए ये पॉइंट जाएगा बाजार में कि देखिए साहब, जो रेट हाइक्स लिए थे वो अपना असर दिखा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए बाजार को अच्छा, एलन मस्क कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं लाइमलाइट हॉक करने का। कल 6% चला है टेस्ला की नंबर्स आए, शेयर 7% के आसपास चला है। टेस्ला के साथ-साथ सारे ई स्टॉक्स वहां चले हैं जो उसी इकोसिस्टम में है। बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ का मामला है ना, ग्रोथ स्टॉक्स हमेशा रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप लास्ट 1 साल का नैस्डैक का चार्ट देखें तो इंटरेस्ट रेट्स का यूएस में पीक होना और टेस्ला का बॉटम एक ही समय में है। जहां वो इंटरेस्ट रेट पीक हुआ वहां से टेस्ला चलना शुरू हो गया और ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स वहां पे हाई ग्रोथ वाले, रेगुलर। तो ये तो ग्लोबल मार्केट से सिनेरियो है। इंडियन मार्केट्स तो अपनी एक चाल चल रहे हैं, नए रिकॉर्ड आप लेवल्स देख रहे हैं। स्मॉल कैप ने तो इनफैक्ट एक अलग ही लेवल बना लिया है। लेकिन अभी जो बड़ी बात हो रही थी अजय कि जो लगातार सेक्टर्स थे वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स वापस आए हैं, रिलायंस वापस आ गया है, मेटल से आपको सपोर्ट मिल रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन बाजार में बना। देखिए, ये बताऊं मैं आपको कि ग्लोबल मार्केट के जो डोमेस्टिक मार्केट के जो फैक्टर्स बता रहे थे अभिषेक, वो सारे एक साथ आ रहे हैं। लिक्विडिटी थम नहीं रही। कल भी 2000 करोड़ की बाइंग आई। बिल्कुल। Q1 अपडेट्स कल वाले भी अच्छे थे और जो ओवरनाइट आए हैं वो भी अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस 34% का ग्रोथ। जब 5200 रुपए के आसपास भाव गया तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो मामला स्टोरी ओवर, उसको राइट ऑफ कर दिया था। जब इनका ग्रोथ जो है 28 के आसपास गया था तो लोगों ने कहा ये 20-22-25% की ग्रोथ पे जाके सेटल कर जाएगा। तमाम फैक्टर्स लोग कह रहे थे कि प्ले करेंगे, यहाँ से ग्रोथ स्लो होगी, कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है।
हाई बेस पे कब तक ग्रो करता कब रहेगा तक ग्रो बजाज करेगा, ये फाइनेंस। लीजिए हाई बेस पे 34% और ही ये उस बेस पे ग्रोथ है जी ये। अच्छी चीज ये है। इनफैक्ट ये भी यही नहीं, कल आप देखिए खबर जो आई है ना कि मॉनसून वो 6 दिन पहले पूरे देश भर में फैल गया है, कंज्यूमर स्टॉक्स को बल मिल रहा है। आपको ये कमेंट्री जो आई थी शशि जी की, उसके बाद दोनों एंटिटीज में एचडीएफसी बैंक में फ्रेश बाइंग हुई है, शानदार पुरानी तेजी, बाइंग के अलावा शानदार तेजी। और अब हम और आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक और डिसरप्टर फोन आ गया जियो भारत, लेकिन बाजार को हमेशा भनक पहले लग जाती है। 2 दिन से रिलायंस चल रहा है, कल 2600 पार हो गया, 2200 से 2600 की जर्नी में तय कर ली है। और हम ये सवाल भी उठा रहे थे अजय कि जो 2700 वाली रेंज में फंसता है, क्या उसको क्रॉस करेगा क्या? अटक रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप निफ्टी रेंज की बात करें तो अब भले ही आज सपाट दिखाई दे रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी, लेकिन 19200 के आसपास का 19200 के आसपास बहुत मजबूत एक सपोर्ट लेवल आ गया। और अब हम 19500-600 के जोन की बात कर रहे हैं, और जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है वो सही है। अच्छा, देखिए लेकिन एक और जो चर्चा जो हो रही है, देखिए आप निफ्टी 50 की बात करें तो 80% स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर है। जी हाँ, अगर 200 की बात करें निफ्टी के तो 77% ऊपर है 200 डीएमए के। तो ये जो चीज़ ना कहने की चर्चा अब शुरू हो गई है, क्योंकि और बाजार का दस्तूर है कि एक बार बहुत बड़ी आप तेजी देख लें तो थोड़ा सुस्ताना भी ठीक होता है। 100% बिल्कुल, और हम सुस्ताए भी हैं। अगर आप देखें तो हमने निफ्टी के ऊपर हमने अच्छा खासा समय, अगर काश में आपको 6 महीने का चार्ट दिखा पाता, इतनी आसानी से हमने क्रॉस नहीं किया है। लेकिन पॉइंट ये कि लिक्विडिटी आ रही है, ये सारी बातें सही है कि हम हो सकता है टॉप पे हो, नियर टर्म टॉप पे हो। इसीलिए हमने आज ये डेटा भी लिया है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको टॉपिश फीलिंग आ रही है और आप मोटे मुनाफे पे बैठे हैं तो थोड़ा सा मुनाफा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ट्रेडर हैं और तब भी आप मुनाफे बैठे तो स्टॉप ट्रेल करिए। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे तो पेपर गेन रियल गेन बन ही नहीं पाएगा, उड़ जाएगा। करेक्ट, ये बहुत जरूरी नहीं, पॉइंट आप ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए ट्रेलिंग तो कि रखना ही आप अपना पड़ेगा आपको, लेते रहिए, मुनाफा आपका बन रहा है ठीक ठाक, अगर साइजेबल क्योंकि अब आप देखो ना अभिषेक, अब दूसरे एरियाज चल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में कल बहुत भयंकर ब्रेकआउट आया। कैनरा बैंक, बीओबी अगर आप मिड के देखिए, पीएसयू छोटे वाले, जी मतलब जेएनके बैंक कल 10% सर्किट 6 महीने पहले की याद दिला दी उन्होंने। ये 6 महीने साइडवेज चले गए थे, जो आपने कल बात बोली थी। उनमें रिन्यूड बाइंग आ रही है, रिलायंस में रिन्यूड बाइंग आ रही है, जो अटक गया था 2400-2500 क्रॉस ही नहीं करता। आईटीसी रिकॉर्ड हाइस पर, वो तो खैर अलग ही धीरे-धीरे स्टोरी करके बन रही है धीरे धीरे। तो बाजार में पुल बैक्स में अभी भी खरीदारी का रुझान रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं कि टॉप आउट है, एक्सेप्ट ये कि सारी इंडिसेस रिकॉर्ड हाई पे है। तो थोड़ा मुनाफा वसूली में झिझकना नहीं चाहिए। मोमेंटम में अभी भी लिक्विडिटी का साथ है, और जब तक वो साथ छूटता नहीं है, कहना मुश्किल है कि बाजार बहुत बड़ी गिरावट के लिए हालांकि एफआई जो है अजय वो मुनाफा वसूली के मूड में दिख नहीं रहे हैं। कल आपको एफआईज ने कैश के अलावा, आप देखिए वो आएंगे हमारे साथ अंश, तीनों में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शन में सब में खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, और बाकी एफआईज के जो कैश में जो बाइंग है वो भी ठीक ठाक। चले बिल्कुल। तो ये तो रहा काफी सारा एक ब्रीफ में हमने आपको कल के सेशन के बारे में बताया, लेकिन कल एफआईज ने क्या किया, क्योंकि एफआईज फिर से एक बड़ी बाइंग करके गए हैं। एफआईज का डेटा इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने क्या कुछ किया है, सारा एक्शन अंश लेकर आए हम तक। अंश बताएं क्या किया एफआईज ने कल। बिल्कुल, एफआई के पहले एक बार हम निफ्टी पर नज़र डाल रहे थे। निफ्टी ने 19,300 के ऊपर क्लोजिंग तो दिया ही है, लेकिन जब फ्राइडे को 19,000 मार्क के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कल के दिन मंडे को यानी निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस होता है तो यूजुअली थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखता है। मार्केट साइकोलॉजी वाइज देख ले तो हम भी कभी लंबी जर्नी पर जाते हैं तो बीच में कहीं फूड कोर्ट पर रुकते हैं, खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम चार्ट वाइज भी देखें तो जब निफ्टी का पहला साइकोलॉजिकल लेवल था 18,000 का, वहाँ पे करीबन 15 सेशन के लिए कंसोलिडेट किया हुआ था। उसके नीचे का जो 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ पर तो 12 सेशन तक सेम ही लेवल पर रहा था। तो एक ये कंसोलिडेशन है जो ऐसा लग रहा है कि शायद पेंडिंग रह सकता है। इसका रीजनिंग ये होता है कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस के ट्रेड किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग, पुट राइटिंग किया जाता है। तो इन पोजीशंस को सेटल होने के लिए कुछ समय चाहिए रहता है, जिस वजह से कंसोलिडेट होना चाहिए। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले 1-2 सेशंस में थोड़ा सा शायद निफ्टी साइडवेज दिखा सके, तो ये एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी में 3.2% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन नज़र आ रही है। अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 19,500 पर स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग हो रही है और पुट राइटिंग चल रही है 19,300 पर, जो कि एक अच्छा बेस सपोर्ट जैसे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 45,000
के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, जो कंटिन्यू होने के ज़्यादा चांसेस है। इसका अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो वहाँ पर भी करीबन 5.5% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक फ्रेश लॉन्ग का सेंटिमेंट ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस जो है 45,300 की, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग हो रही है और 45,000 पर पुट राइटिंग हो रही है, जो एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। एफआई एक्शंस पर आ जाते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में फिर से खरीदारी की करीबन 1,995 करोड़ की। ये अगर हम देखें पिछले 4 सेशंस में तो करीबन 23,000 की तो एफआई ने बाइंग कर ही दी है। तो इस हाई लेवल पे वो कंटिन्यूसली अग्रेसिवली बाइंग करते जा रहे हैं। अगर डीआई देखें तो डीआई ने थोड़ी सी बिकवाली की है, जैसे कि हमने कल भी बात किया था कि निफ्टी जब ऑल टाइम हाई लेवल पे होता है तो वहाँ पे थोड़ा लोग सहम जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। तो हम शायद ये देख सकते हैं कि डीआई वही कर रहा है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की है करीबन 434 करोड़ की। कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखें तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़े हुए हैं और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 2,000 कॉन्ट्रैक्ट से घटे हुए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एफआई का लॉन्ग शॉर्ट अगर ऐसे कंपेयर करें तो ये परसेंटेज 69% से बढ़कर 70% हो गया है। वीकली पीसीआर पर भी एक नज़र घुमा लेते हैं। वीकली पीसीआर निफ्टी का एट प्रेजेंट 1.57 है और उसके पिछले वाले सेशन में 1.6 था, तो अभी 1.6 के आसपास ही घूम रहा है, जो हमने कल भी बोला था कि ये एक चिंता वाली बात है कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, ठीक है। अंश, ये बताइए कि अगर मान लीजिए, ये तो पूरा डेटा हो गया निफ्टी के, निफ्टी बैंक के और किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, लेकिन स्टॉक्स में कहां पर आपको हलचल दिख रही है, कहां पर फ्रेश पोजीशंस ऐड हो रही हैं, कहां पर ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें तो सबसे पहला नाम आ रहा है महानगर गैस का। इस स्टॉक का हम चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर। इस पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक नीचे 50 DMA का एक सपोर्ट भी रहा है स्टॉक के लिए, तो ये स्टॉक एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है NMDC का। NMDC में अगर आप चार्ट देखें, NMDC का चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर, तो NMDC सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में 3-4 सेशंस के लिए एक साइडवेज में गया और अभी वहाँ से एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक रिवर्सल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग नज़र आ सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया अंश। अंश के जो बढ़िया बेहतरीन चार्ट्स थे उस पर आप नज़र बना के रखिए। बहुत मेहनत से वो बनाते हैं और आपको साफ तौर पे दिख जाएगा क्यों ब्रेकआउट का केस बना रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं डायरेक्टर साहब, वो वापस लेके आइए, क्योंकि वैशाली से वहीं रेफरेंस पॉइंट से हम बातचीत आगे की शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग वैशाली। वैशाली, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं और एक निफ्टी का चार्ट हमारे सहयोगी अंश ने बनाया, राइजिंग वेज पैटर्न, देखिए हम भी सीख रहे हैं रोज। वो ये बता रहा है कि एक तरफ तो राइजिंग वेज के ऊपर निफ्टी जाके बैठा है, लेकिन जो स्वदेश के व्यूअर्स हैं जो सही समय पे माल भर लेते हैं, वो बहुत मोटे मुनाफे में बैठे हैं। उनको डर लग रहा है कि मेरा मुनाफा छूट ना जाए, क्या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल कर लूं, क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं टॉपिंग आउट के या नहीं। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा ज़्यादा इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। आप बताइए आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली लगातार गैप अप के साथ और हमने देखे हैं 4 बुलिश कैंडल्स बनी है एंड डीपली इन ओवरबॉट। सो नई बाइंग स्ट्रेटजी मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो भी होल्ड कर रहा है, बिकॉज प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहा है यहाँ से 19,800, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली से या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बिकॉज बायस इज स्टिल पॉजिटिव। बैंक निफ्टी भी हम देखें कि काफी समय के बाद ब्रेकआउट आने के बाद near term target resistance is at 45,500, 600. So pretty much हम अपने टारगेट लेवल से नजदीक है, तो क्यों ना थोड़ा मुनाफा घर लेके जाए। ओके, ठीक है। तो ये तो इंडेक्स पर लेवल्स रहे, बैंक निफ्टी पर कि इंडेक्स ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करें, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे और वैशाली की रिकमेंडेशन चलिए ले लेते हैं। वैशाली, फिर ऐसे में आपके ट्रेड्स आज के क्या हैं? कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, रिलायंस इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सारी पॉकेट्स मिटल्स अब तक चल नहीं रहे थे, PSU बैंक्स वापस आ गए, कहाँ आज आप रिकमेंडेशन देंगी? सो डेफिनेटली, एक्चुअली आई अग्री विथ यू। PSU बैंक्स तो हम बहुत ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो शुरुआत करी SBI से, फिर इंडियन बैंक से, फिर अभी IDBI, बट नाउ वो सब जानते हैं, बट नाउ नई बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हम देख रहे हैं वो एक रैलिस
रैलिस इंडिया अभी आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन कल बहुत ही लगातार एक अच्छी सी कैंडल बनी है, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सेप्शनली हाई। सो ये एक स्टॉक हम रेकमेंड कर रहे हैं। कल एक काफी का एक रन अप आया है, तो ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़े डिक्लाइन के लेवल्स की भी राह देख सकते हैं। 185 की स्टॉप लॉस के साथ टू स्टार्ट विद 220 230 के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो एक ये स्टॉक है मिड कैप में, और दूसरा है रेडिको खैतान, जो काफी चल चुका है बट वंस अगेन ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी है। वॉल्यूम देखे है, कल एक अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट देने के लिए, बट वंस इट सस्टेन्स अबाउट 1283 आई थिंक दिस विल बी रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1320। सो थोड़े डिप की राह देखे, 1250 वुड बी एन आइडियल लेवल टू बाय। तो ये एक बुलिश व्यू है मेरा ये स्टॉक में। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रैलिस इंडिया और रेडिको खैतान, आपने दो स्टॉक्स लिए। रेडिको खैतान में तो कल हम भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, और कल खबर भी आई है वहाँ पर एक प्रीमियम अपने कैटेगरी में उन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रेडिको खैतान ने मतलब ये अपने आप में स्टोरी है। अभिषेक का ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं उससे डिस्कस करता। डिम्पी से मैं कल लिया कर रहा था कि ये इसने ऐसे देसी गांव के फ्लेवर्स को, राइट, जो प्रीमियम लिकर ड्रिंकिंग मार्केट है ना, उसके लिए कर दिया। अभी इनका एक लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है, जैसलमेर जामुन। जैसलमेर जामुन, ये जो 3 नए ये इन्होंने लॉन्च वोडका किए है, ना, ये जिन है। पॉइंट वो नहीं है, मैं उस सब्जेक्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जीएम ब्रूवरीज के प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसे नाम है जो, अच्छा, हाँ मुझे पता है, जीएम संतरा, जीएम लींबू, बट दोनों जो है स्पेक्ट्रम के दोनों एंड है। वो मार्केट की बात करें तो एनीवेज, बट ये स्टॉक आया चल रहा है और इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, यही तक सीमित करते हैं। तो आर की जब चर्चा करें तो रिलायंस से भी कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रैलिस रेडिको के बाद रिलायंस हम देखने की लगातार तेजी है और धमाका फीचर फोन वाले मार्केट में। फीचर फोन वाला जो मार्केट है करीब 25 करोड़ का यूजर बेस है अजय, जी हाँ, और 999 रुपये, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मैन्युफैक्चर होता कैसे, इसमें क्या पॉसिबल है, वाइबल है ये? आपको याद है कि ये 1-1.5 साल पहले लेट चल रही है गाड़ी बाय द वे, ये फोन वाली, करेक्ट। और जब इन्होंने लॉन्च किया था, मुकेश जी ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली थी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं तो शायद इससे समझ पाएंगे, 2G मुक्त भारत कर देंगे हम, 2G मुक्त भारत। क्योंकि और ये कहते थे कि ये जो फोन है ना, जो गांव खेड़े एकदम जिसे कहते हैं ना देहात में जो फोन यूज होता है, वो कहते हैं कि वो क्यों हाई क्वालिटी फोन ना यूज करे, और हो रहा है। अगर मैं छोटे शहरों में काफी ट्रैवल करता हूँ, हर तबके का आदमी जो है ना हाई एंड फोन और बड़े सारे फीचर्स वाला, तो प्राइसिंग उन्होंने नीचे वाली रखी है, बट इसमें म्यूजिक है, इसमें मैसेजिंग है, वीडियोस भी हैं, बहुत तो कुछ है। मुझे लगता है कि और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंपनी ने शेयर की है वो ये है कि ये बताया है कि हम 7 जुलाई से ना बीटा ट्रायल शुरू कर रहे हैं फर्स्ट 1 मिलियन फोन का, 10 लाख फोन का, और वो 6,500 तहसील, ये नहीं बताया कि कितने शहर कितने जिले, तहसील के लेवल पे जाके इनकी प्लानिंग है ये। हाँ, आगे हम इस पे बात भी करेंगे कि स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके सारे फीचर्स को एनालाइज भी करेंगे। विनीत बोलिंजकर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मीनवाइल स्टॉक में तो ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट किरण जानी हमारे साथ हैं, और किरण जानी से हम बातचीत शुरू करते हैं। किरण, बाजार पे राय तो लेते ही हैं आपसे, बट रिलायंस भी की चर्चा हो रही है और इसका वेटेज इतना ज्यादा है बेंचमार्क्स में कि ये खींचा ले जा रहा है इंडेक्स को ऊपर की तरफ, कैसे देखते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर रिलायंस की अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मल्टीपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिलायंस के डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर में भी जो एक पिवट पॉइंट बना था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे अगर गिरावट आती है या तो करंट मार्केट प्राइस से भी किसी को लॉन्ग करना चाहिए तो कर सकते हैं। 2580 2590 एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसने क्रॉस किया है चांसेस है कि एक शार्प अपसाइड हम ऊपर में 2700 तक एटलीस्ट देख सकते हैं। तो 2615 के आसपास की सेटलमेंट है। कोई भी डिप आता है नीचे में 2580 2590 तक है तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 2560 2560 का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में एटलीस्ट ये 2700 तक जाने की गुंजाइश रहता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है रिलायंस, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। निश्चित तौर पर लॉन्ग करने की सलाह है, और कल के सत्र में भी हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, तो एक कंसेंसस व्यू था कि रिलायंस यहां से चलने के लिए तैयार है, और जुलाई सीरीज में आप 2800 तक के टारगेट्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या होगा फोकस में? जी बिल्कुल अभिषेक, तो अभी जो है Q1 अपडेट्स पे हम फोकस करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो है लार्जली इनलाइन अपडेट देखने मिली है, जहां पे जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू
18% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर वी-मार्ट की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशंस के बिलो आए हैं। हालांकि देखा जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में देखने मिली है। वेदांता हिंदुस्तान जिंक भी अपने ऑपरेशनल अपडेट्स लाए हैं, लेकिन जो सीक्वेंशियली देखें तो दोनों के ही नंबर्स वीक देखने मिले हैं और एक डाउन टिक देखने मिली है उनके प्रोडक्शन को लेके। अब ये Q1 अपडेट्स के बाद जो है फोकस करेंगे आईपीओ में, जहां पे सेनको गोल्ड के आईपीओ खुलने वाला है। इसकी जो प्राइस बैंड है 301 से लेके 317 रुपए का है और लगभग 405 करोड़ वो जो है आईपीओ साइज है और 121 करोड़ रुपए जो एंकर से वो निवेशक से रेज किए हैं। और याद रखिए इंटरेस्टिंगली नाम आता है प्रशांत जैन प्रमोटेड 3P इंडिया इक्विटी फंड का। इसके अलावा बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक ने भी जो है पार्टिसिपेट किया है। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का भी जो है आज लिस्टिंग है। आज एक्सपेक्टेशन है बाजार का कि एक माइल्ड प्रीमियम लिस्टिंग हो सकता है। और खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो यहाँ पे बाइकॉन फोकस में रहेगा। उन्होंने जो हुमिरा ड्रग को जो है लॉन्च की है, ये आर्थराइटिस वाली ड्रग है और ये कॉम्पिटिटिव प्राइस में की है। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक में जो उनकी जो प्रमोटर है हिंदुजा ग्रुप, वो लगभग $1.5 बिलियन रेज करेंगे और उसके कारण जो है उनका जो स्टेक है इंडसइंड बैंक में वो 15% से बढ़ के 26% तक हो जाएगा। और हमने जो है 18 हाउस स्वदेश में कहा भी था जून 23 को कि आरबीआई कंसिडर कर रही है हिंदुजा ग्रुप की जो रिक्वेस्ट है जहाँ पे वो अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टेक। इसके अलावा कोफोज के भी एनालिस्ट डे टेकअवेज में लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू का अगले 5 साल में टारगेट है और एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन लगभग 150 से लेके 300 बेसिस पॉइंट्स रहने वाली है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की फोरे हो रही है स्मॉल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में। यहाँ पे 406 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 बिजनेसेस में होगा। शैले होटल्स 600 करोड़ रेस करेंगे एनसीडीज और प्रमोटर्स के जरिए। अनुपम रसायन का एक इंपॉर्टेंट एमओयू आया है थ्रीपेक्स इनोवेंचर के साथ, जहाँ पे कोलैबोरेशन होगी एग्रो फार्मा के साथ। जीनस पावर इंफ्रा में बड़ा ऑर्डर आया, 2200 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपके स्मार्ट मीटर से। अदानी ग्रीन एनर्जी में बोर्ड मीटिंग है जुलाई 6 को, जहाँ पे फंड रेस की बात होगी। लुपिन को जो यूएस एफडीए अप्रूवल आ गया है नेजल स्प्रे का ड्रग को लेके। गुलशन पॉलियोल्स है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है उनकी कमर्शियल ऑपरेशन जो 500 KLPD ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है मध्य प्रदेश में, वो अब स्टार्ट हो गई है। और 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है फार्मा स्पेस से आए, इसे मैं समझाता हूँ। हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया है ग्लेनमार्क फार्मा को, जहाँ पे वो एस्थमा ड्रग जो इंडिया मेट नेम पे उस पे रहेगा। अब ऑफकोर्स जो झगड़ा चल रहा है या विवाद है वो सन फार्मा के साथ होता है, एक टाइप से पॉजिटिव सन फार्मा को मिल सकता है ट्रेडमार्क इश्यूज़ में। अब यही सेम चीज़ जो है आप जाइडस वेलनेस के लिए भी पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन सिप्ला को किया है, जहाँ पे वो ग्लूकोज सी और ग्लूको डी के जो ट्रेडमार्क्स है उसको वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फार्मा स्पेस में देखने मिल रहे हैं। डील स्पेसिफिक भी आ रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी देखने मिल रही है। राइट, ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमें समझाने के लिए। और बिल्कुल नजर रहेगी आज जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए हैं बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स पर, जहाँ वीक आए हैं, इन लाइन आए हैं, जहाँ थोड़े से कमजोर आए हैं वेदांता हिंडाल्को, उनकी भी बात करेंगे और तमाम सारे दूसरे स्टॉक्स जिनकी आप बात भी करेंगे। आईडीएफसी पर भी कुछ खास आपके लिए रिसर्च लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल पहले किरण से उनकी आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। किरण, आज कहाँ पर आपके ट्रेड्स होंगे? सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारा मिक्स ओपिनियन है। जिस तरह से ऑटो के अंदर हमने एक शार्प रैली देख चुके हैं, वहां से चांसेस है कि हम वहां एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो टाटा मोटर पे हमारा कॉशियस है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल है। जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक बेरिश डार्क क्लाउड पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 टॉप जब टाटा मोटर ने बनाए थे तो उसके जो मोमेंटम इंडिकेटर थे वहां पे हमने कोई भी नया टॉप देखा नहीं है। तो एक क्लियर कट बेरिश पैटर्न पैन आउट हो रही है। तो एक कंडीशनल कॉल है टाटा मोटर के ऊपर। 590 के लेवल के आसपास की सेटलमेंट थी, तो हम सेल करेंगे 590 के बिलो। जैसे ही 590 का लेवल टूटता है हम शॉर्ट सेल करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 575 और जो स्टॉप लॉस है वो 601 मेंटेन करेंगे। तो टाटा मोटर में चांसेस है कि हम नीचे के लेवल देख सकते हैं। दूसरा जो एक बाय कॉल है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखोगे या तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी आप देखो तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें एचयूएल के ऊपर दिख रहा है। एचयूएल में हमने देखा था कि 2700 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। कल हमने वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखा है, 2700 के ऊपर का सेटलमेंट भी है। तो एचयूएल हम लॉन्ग करके जाएंगे 2700 या तो कोई भी डिप आता है। 2730 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 2684 एज अ स्टॉप लॉस हम एचयूएल में मेंटेन करेंगे। कंजम्पशन में किरण की नजर है एचयूएल के शेयर पर। इसमें बाय कॉल है 2730 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस है 2684 रुपए का। और टाटा मोटर्स को सेल करने की सलाह दी है किरण ने। 575 रुपए के टारगेट्स यहां पर बन रहे हैं और 601 का स्टॉप लॉस। तो ये कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी आकर्षक है। लेकिन
एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद जो पूरा फोकस शिफ्ट होगा फाइनेंशियल स्पेस में वो होगा आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर पर। मर्जर को आईडीएफसी फाइनेंशियल, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। स्वैप रेशियो क्या होगा, यानी कि आईडीएफसी के जो शेयर धारक है उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कितने शेयर मिलेंगे, और ये जो पूरा मर्जर है, पूरा जो स्वैप रेशियो है किसके पक्ष में, ये पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष बताइए क्या है डिटेल्स। जी हाँ, तो HDFC ट्विंस के बाद अब IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड दोनों का मर्जर अब कंफर्म हुआ। शेयर स्वैप रेशियो भी कंफर्म हुए। जब आप 100 शेयर्स IDFC लिमिटेड के होल्ड करते हो तो आपको 155 शेयर्स IDFC फर्स्ट बैंक में मिलेंगे, जो कि एक अराउंड 15% अपसाइड है येस्टरडे के क्लोजिंग प्राइस से। जब ओवरऑल देखा जाए तो IDFC लिमिटेड में काफ़ी वैल्यू अनलॉक हुआ है। एक तो IDFC म्यूचुअल फंड का सेल हुआ था बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग के एक कंसोर्टियम को अराउंड 4500 करोड़ के लिए लास्ट ईयर। उसके बाद भी एक 1750 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। और उसके ऊपर भी एक 2200 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन हुआ था IDFC फर्स्ट बैंक में। अब IDFC लिमिटेड अराउंड 40% ओन करता है IDFC फर्स्ट बैंक में, और उसमें भी अब 15% का वैल्यू अनलॉकिंग होने की अपेक्षा है। आगे बढ़ के IDFC फर्स्ट बैंक के लिए ये एक बड़ा ओवरहैंग है, जो कि एक रिवर्स मर्जर का रहता है, वो निकल जाएगा। दूसरी बात है कि जो उनका बुक वैल्यू पर शेयर है वो 5% से बढ़ जाएगा ये मर्जर के अनुसार। तो ये मर्जर होने पे 5% बुक वैल्यू बढ़ जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का कंबाइंड बैंक पे, कंबाइंड एंटिटी लेवल पे। जब लास्टली देखा जाए तो ऑफकोर्स RBI NCLT अप्रूवल्स आने बाकी, बट अदरवाइज ये एक ओवरहैंग निकलता जाएगा ओवर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईडीएफसी के 100 शेयरों के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे, और ये उनके आईडीएफसी के जो निवेशक है उनके पक्ष में आ जाइए। करीब 2 साल के आसपास हो गया जब ये मर्जर की पूरी इन्होंने चर्चा शुरू की, इन प्रिंसिपल इसको नोट दिया, और अब जाके फाइनली 12 से 15 महीने में ये भी एक मर्जर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें नया सिर्फ मर्जर रेशियो है। करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि देश भर के जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 500 करोड़ से 5000 करोड़ वाले HNI जो आपके बैंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली, अमृतसर, हर आदमी के पास IDFC है। और मुझसे 1000 बार पूछते थे कि कब आएगा मर्जर कब आएगा, कुछ रेशियो पता है क्या? यानी पेशेंस टेस्ट कर रहा था ये। इन्होंने सोचा कि अब तो HDFC ने भी कर दिया, हम भी कर देते हैं अब। लेकिन अगर आप देखिए जिन्होंने पेशेंस जो लेके बैठे हैं उनको अभी पैसा मिलेगा, क्योंकि आईडीएफसी में जो अपना 40% होल्ड करती है उसके हिसाब से 20-22 हजार करोड़ की वैल्यू बनती है। अभी भी चलने के बाद भी आईडीएफसी 17,000 करोड़ के आसपास ही है। तो ये जो अनाउंस हुआ ये इसके टिल्ट उसकी तरफ है, आईडीएफसी की तरफ। अच्छा, ये भी काफी समय तक ये दोनों शेयर एक सिमिलर मूव था, एक रेंज में फंसे हुए थे, लेकिन साल भर में अगर देखें तो बल्ले बल्ले लेकिन डबल हो गए दोनों शेयर। एक और बताऊं मैं, आईडीएफसी में ऑपरेटिंग काम कुछ है नहीं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लास्ट 3 क्वार्टर से अगर आप देखिए धमाकेदार नंबर्स दे रहा है। तो वो तो अच्छे रिजल्ट के बाद मूव करता है, 80 रुपए पे आ गया आईडीएफसी फर्स्ट। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी फंड तो होल्डिंग कंपनी थी, वो उतना चलती नहीं थी, उसमें सिर्फ मर्जर का ट्रिगर था और रेशियो क्या होता है। इसलिए लोग जो पैसा उन्हीं का बनेगा जो लेके बैठ पाए। आज भी ऊपर खुलेगा, कल भी 7-8-10% ऊपर था, तो उनकी पेशेंस अच्छी रिवॉर्ड हो गई। अब गेम आता है ये कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे मोमेंटम बहुत तेज आ गया है। इनफैक्ट आज हम वैदी साहब को लेकर भी आएंगे अपने व्यूअर्स को कमेंट्री करने के लिए। 2-3 क्वार्टर अब ये संदेहास्पद वाली बात नहीं है। पहले तो इस बैंक के ऊपर संदेह था, सब कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। 3 क्वार्टर बैक टू बैक 25 वाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52-82 के आसपास आ गया है। अब देखिए इसके बाद रफ्तार पकड़ सकता है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इनकी लोन बुक है। बैलेंस शीट साइज की बात करें तो ठीक ठाक 2.5 लाख करोड़ के आसपास की ये भी है। और कभी भी इस बैंक के मैनेजमेंट को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कभी सवाल उठे नहीं, और शायद यही चीज जो है ना, निवेशक ने जो धैर्य दिखाया, सबसे बड़ी वजह ये भी है। करेक्ट। तो एक बार जरा समझते हैं जरा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आईडीएफसी में हालांकि ये दोनों के दोनों शेयर चले हुए हैं साल भर की, अगर हम अवधि की बात करें तो दोनों शेयर डबल हो गए हैं। यहां से भी क्या मौके बनते हैं क्या वैशाली? अब चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अब तो
तमाम रेगुलेटरी अप्रूवल्स ली जाएगी, जितने भी रेगुलेटर थे CCI समेत। आप ये बताइए कि शेयर में यहाँ से किस तरह का मोमेंटम आप देख रही हैं? सो आई वुड से एक्चुअली काफी रन अप हो चुका है और जब मैं इंडिकेटर्स देख रही हूँ तो आई थिंक इट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। ज्यादा से ज्यादा IDFC फर्स्ट बैंक का जो प्रीवियस हाई था 85-86 लेवल्स, इट कैन रीटेस्ट, बट वेल आई थिंक इट्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो थोड़ा सा एक गैप अप शायद आज हो सकता है और 85-86 कंटिन्यूज टू बी द रेजिस्टेंस। मेरी राय रहेगी कि आई डोंट सी एनी अपसाइड मूव unless and until 86 को क्रॉस करता है एंड सस्टेन करता है, देन वी कैन लुक फॉर हायर टारगेट्स, बट फिलहाल मुझे लग रहा है दैट यहीं पे एक रुकना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन किरण आप जरा व्यू दीजिए बजाज फाइनेंस को लेकर, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं इनके, ऑपरेशनल अपडेट्स आए Q1 की, वो बहुत ही शानदार हैं। लोन ग्रोथ में अच्छी बढ़त है। आप ये बताइए कि बजाज फाइनेंस, हमने शेयर को अच्छे से चलते हुए देखा है और 2,000 रुपये 2,500 रुपये के आसपास की हम कह सकते हैं कि एक तरफा मूव रही है बजाज फाइनेंस के शेयर में। आप ये बताइए कि अभी भी इसमें लॉन्ग के मौके हैं क्या बजाज फाइनेंस के शेयर में? सो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो थी, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। जो ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं 8,000 के मल्टीपल बनाए थे, वहां से जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी, उसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 73-7400 के आसपास है। लास्ट टाइम हमने देखा कि 7400 के आसपास का हाई बना के स्टॉक में एक रीटेस्टिंग हुआ था 7,000 तक का। वहां से वापस ये जो रिबाउंड आया है पिछले 3 दिन में, हमने देखा कि स्टॉक 7,000 से 7,300 तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, डेफिनेटली ये कंटिन्यू हो सकता है। अब ये जो रिसेंटली एक पिवट बना है 7400 का, सो हमारा कंडीशनल बाय कॉल रहेगा 7400 के ऊपर। हम एग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे बजाज फाइनेंस के ऊपर। जैसे 7400 का लेवल क्रॉस होता है, उसके बाद देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 76-7700 तक की एक रैली देखें। सो ओवरऑल मार्केट ओवर हीटेड है, तो यहाँ पे कंडीशनल बाई रहेगा हमारा। 7400 के ऊपर हम बजाज फाइनेंस लॉन्ग करेंगे, 7300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 7600। फाइनेंस में जब आप 34% की ग्रोथ देखें और आपका मन करे स्टॉक लेने का, तो ये मत भूलिए कि 52-53 वाला ऑलरेडी लास्ट 6 महीने में करीब 7350 के आसपास आ गया है। बट जब इसका नंबर आता है तो एक और जगह ट्रेड होती है। पता है आपको कौन सा स्टॉक है वो? बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली अपडेट देख के एक और स्टॉक में ट्रेड होता है, पूना वाला फिनकॉर्प। करेक्ट, क्योंकि बिजनेस मॉडल दोनों का एकदम आइडेंटिकल है। और ये पूना वाला फिनकॉर्प को अगर आप क्लोजली ट्रैक करें तो उसमें से बड़े बड़े दिग्गज बजाज फाइनेंस के यहाँ ज्वाइन किए। तो ये उस तरह का टेक्नोलॉजी बैक कंज्यूमर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और पूना वाला फिनकॉर्प का क्वार्टरली नंबर 2 दिन बाद आता है। ओके, तो आप बजाज फाइनेंस नंबर देख के इस पर ध्यान रख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप इस स्टॉक पर भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज जिन पर आपकी ट्रेड की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या इंडसइंड बैंक, क्योंकि ये खबर पहले आ चुकी थी और ET नाउ की ही ये खबर है कि प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं, उन्हें अप्रूवल्स मिल गए हैं, वो 26% बढ़ा सकते हैं अपनी हिंदुजाज अपने एग्जिस्टिंग स्टेक को। और अब इस न्यूज़ ब्रेक को कंफर्म होने के बाद क्या इसमें ट्रेड बचा है? लेकिन क्योंकि बैंक्स चल रहे हैं, फिर से एक प्राइवेट बैंक्स हो, PSU बैंक्स हो, बैंक्स दोबारा से चल रहे हैं, तो क्या इंडसइंड बैंक में आज ट्रेड बनता है इस न्यूज़ पर? वैशाली, इंडसइंड बैंक को बाय करेंगी आप? वुड थिंक सो। मेरा व्यू काफी टाइम से पॉजिटिव है और मैं मानूंगी हर एक डिप पे बाय करना चाहिए, बिकॉज वेल टेक्निकल रेजिस्टेंस एक बार आ रहा है 1400, बट एक बार 1400 क्रॉस करता है, आई एम लुकिंग एट मंथली चार्ट्स एंड ऑल, तो अपसाइड पोटेंशियल और भी है। सो धीरज से ये स्टॉक रखिए, बिकॉज ट्रेंड इज इनफैक्ट जब बैंक निफ्टी और पूरे बैंकिंग स्टॉक्स वर आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, इंडसइंड बैंक वाज होल्डिंग वेरी वेल। तो मेरा मानना है दैट इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत ही है। सो आई वुड से 1350 के सपोर्ट के साथ अभी भी खरीदा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोद मोदी को भी बातचीत में शामिल करते हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। NBFCs की बात हो रही थी अभी 2 मिनट पहले जब आप आए नहीं थे। एक NBFC स्टॉक जो सबसे ज्यादा लैगार्ड है, इनफैक्ट अब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है, और वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट को लिखिए डेटा साहब, 3 महीने 6 महीने, ये करीब 650 के आसपास का लो बना के अब 800 रुपये के करीब आ चुका है। और ये अगर आप बीते क्वार्टर के ऊपर ध्यान दें तो अब उनका होलसेल 75% नहीं है, अब 50-50 रिटेल और होलसेल हो गया। तो स्टॉक 950 पे आ गया। ये देखिए शानदार। ओवरनाइट खबर ये आई है कि इनका जो एक हाउसिंग सब्सिडरी है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग, उन्होंने ARC को कुछ अपने एसेट्स बेचे और इनको 3,500 करोड़ करीब करीब मिलेगा। ये पिरामल एंटरप्राइज के बाद पैसा आ सकता है।
इस ARC को अपने लोन्स बेचने के लिए। पिरामल एंटरप्राइजेस के वैल्यूएशन इस समय 1 टाइम पे ही है विनोद, इसको कैसे देखते हैं आप? इस भाव पे लेना चाहिए क्योंकि ये ऊपर में कुछ 3200 से गिरना शुरू हुआ था, फिर डीमर्ज हुआ इसमें से फार्मा बिजनेस, फिर गिरता रहा। रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है क्या? जी डेफिनेटली सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। जिस हिसाब से हम ओवरऑल एनबीएफसी की बात करें तो वो अट्रैक्शन तो दिख रहा है, खासकर पीरामल एंटरप्राइज में बीते आई थिंक 1 क्वार्टर या 2-3 महीने से अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, राइट। इनके जो कंसर्न था जो होलसेल बुक का वो टू एन एक्सटेंट वो मुझे लगता है कि एड्रेस हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पेन जो रहेगा मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी करंट वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन है। यहाँ से जिस हिसाब से अभी इनके पास जो कैपिटल आई है अभी, चाहे वो रिसेंटली चाहे वो ये सुंदरम का डील हो या फिर अभी जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे भी डील से आ सकती है, तो इनका कैपिटल रेशियो काफी बेहतर हो गया है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डबल डिजिट एटलीस्ट 20-25% से ऊपर का भी मुझे लगता है कि इनका जो क्रेडिट और लोन ग्रोथ होगा वो सस्टेन करना चाहिए, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम अगर मैं रिसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री को समझूं तो मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बताया गया है कि एसेट क्वालिटी टू एन एक्सटेंट यहाँ से इंप्रूव भी होगा इस कंपनी के लिए और यहाँ से कुछ भी डिटोरेशन नहीं था। जो भी इनके कंसर्न थे रिलेटेड टू DHFL बुक मोर एंड लेस वो एड्रेस हो चुका है। तो यस, तो वन टाइम वैल्यूएशन डेफिनेटली लुक्स टू बी क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर द कंपनी टू माय अंडरस्टैंडिंग है। ये स्टॉक में मुझे लगता है भी खासा दम है और यहाँ से ये स्टॉक काफी बेहतर करनी चाहिए आने वाले समय। राइट। किरण, वैशाली, विनोद हमारे साथ आप बने रहिए, अपनी बाजार की चर्चा को आगे लेके चलते हैं। निकुंज भी हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की बड़ा मूड कर रहा है सबका। आज सुबह से हम अपने एनालिस्ट से यही पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी बात को ध्यान रखें जिससे मालूम चले कि आप नियर टर्म टॉप में हैं। आप कौन से संकेतों को देख रहे हैं? देखिए, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, वही करना चाहिए। अगर बहुत मोटा मुनाफा बन रहा है तो क्या करें? ट्रेल करें या थोड़ा ले लें? अजय, देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए मार्केट में हैं। हमेशा वही मैं बोलता हूँ, अगर आपको मिड कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा मुनाफा आया है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आप वॉलेटिलिटी नहीं सहन कर सकते हैं, तो 15-20% मुनाफे को हमेशा कब्जा करने में कोई नुकसान नहीं है। घर के अंदर पैसा और ट्रेडिंग में पैसा जो आता है, घर के अंदर जो पैसा होता है परमानेंट होता है, ट्रेडिंग का जो पैसा होता है ऊपर नीचे जाता है। मगर बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि रुक क्या है। 2 बातें मैं बोलूँगा। पॉइंट नंबर 1 कि इस साल अगर आप देखें मार्केट कितना ऊपर गया है, निफ्टी, बताएं अभिषेक जी। साल भर में करीब 4-5% के आसपास 4-5% ऊपर है। मार्केट के 3 हैवी वेट्स दिग्गज होते हैं, इन्फोसिस, HDFC बैंक प्लस HDFC लिमिटेड एंड रिलायंस। ये तीनों महारथी स्टॉक्स हैं। ये तीनों महारथी स्टॉक्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो 20% से ज़्यादा है। 20, अब दोनों मर्जर मतलब इनका 25% के आसपास वेटेज है। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं इस बुल मार्केट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। इन्फोसिस नीचे है, HDFC बैंक 6% ऊपर है एंड ये आपका जो है रिलायंस 2-2.5% ऊपर है। इनमें जो रफ्तार और चाल जो आई है वो 2-3 दिन पहले आई है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पहले आई है। Correct. तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। जो सुमो मारुति स्टॉक्स है उनमें अभी चाल आई है। तो क्या मार्केट पीक बना देगा? जी नहीं। मार्केट टिपिकली पीक बनाता है जब मार्केट में यूफोरिया होता है, जब कोई बड़ा हैवी वेट बहुत ज़्यादा चल चुका होता है या फिर मैक्रो कंसर्न्स में कुछ परिवर्तन आता है। एक चीज़ मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, यह हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने व्यूअर से इल्तजा करूँगा यहाँ पे। Markets go up because of micro, but the sell-off happens because of macro. Okay. Markets go up because of micro, but sell-off happens because of macro. तो मैक्रो कंसर्न जब तक मुझे कोई बड़ी नहीं दिखती है तो मैं मार्केट के अंदर जो भी गिरावट आएगी उसको वॉलेटिलिटी मानूंगा, रिवर्सल नहीं मानूंगा। मार्केट में रिवर्सल मैक्रो की वजह से होता है। 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 2003 में हुआ, 2021 में हुआ, वो मैक्रो कंसर्न्स थी। फेड, ग्लोबल क्यूज, 2000 का GFC क्राइसिस या टेपर टैंट्रम या यूरोपियन क्राइसिस, मैक्रो की वजह से मार्केट में रिवर्सल होता है। और मुझे मैक्रो में लोकल हो या ग्लोबल हो भी समस्या नहीं लग रही है। सो डोंट बिकम बेरिश फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग बेरिश। मार्केट में एक समय आता है जहां पर आपको बुलिश रहना चाहिए और इस समय बुलिश रहेंगे तो आपको आमदनी का
अच्छा खासा मौका मिल रहा है। मतलब बेरिश होने की कोई वजह नहीं है मतलब। देखिए अभिषेक, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि इस मार्केट में कॉशन नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय कॉशियस आ रहा है। कुछ स्टॉक्स अब हमटी डमटी बनने लगे हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि ऑलरेडी इस समय वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा है, डिलीवरी वॉल्यूम कम है, तो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करिए। टेम्पटेशन टू मेक क्विक प्रॉफिट्स में ना जाए, मगर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अभी भी डटे रहना चाहिए। फाइनेंशियल देखो जैसे में जो आप बोल रहे हो कि माइक्रो विल गो अप, तो ऐसे में ये जो स्टॉक्स थे जिनकी बात हो रही थी, बजाज फाइनेंस के जैसे बिजनेस अपडेट्स आए, 2 क्वार्टर पहले बिजनेस अपडेट्स की बात, उनकी ग्रोथ रीटेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरह की ग्रोथ आ रही है बजाज फाइनेंस जैसे, या फिर IDFC फर्स्ट बैंक IDFC लिमिटेड मर्जर, वहाँ कोई ट्रेड आपको कहाँ अच्छे ट्रेड्स आज के दिखते हैं? देखिए बजाज फाइनेंस की AUM जो 32% ऊपर बढ़ी है, 32% ऑन अ बुक ऑफ दैट साइज। वही हम चर्चा कर रहे थे निकुंज अभी कि अभी भी इस तरह की ग्रोथ आ रही है जिसको हमने एक बार कह दिया था कि शायद वो दौर पीछे छूट गया। मतलब यह कंपनी एक लार्ज कैप बुक पर एक मिड कैप कंपनी के जैसे ग्रो कर रहा है। सो बजाज फाइनेंस ऑन अ लार्ज बेस इज ग्रोइंग एट अ रेट एट विच अ मिड एंड अ स्मॉल कैप कंपनी इज ग्रोइंग। कमाल तारीफ है। तो क्या ये बजाज फाइनेंस का धमाल है या हिंदुस्तान का कमाल है? दोनों है। बजाज फाइनेंस मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है और इस समय वह इंडिया की जो टेलविंड है, जो रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ आ रही है, उसके अंदर भी कमाल हो रहा है। अब बजाज फाइनेंस महंगा है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ जो मुंबई में दर्शक रहते हैं, नैरमन पॉइंट का जो फ्लैट रहता है वो हमेशा प्रीमियम पे रहता है। अच्छी चीज तो महंगी होगी ना। और नैरमन पॉइंट का सी फेसिंग फ्लैट अगर है तो हमेशा प्रीमियम पे रहेगा। तो बजाज फाइनेंस इज लाइक अ नैरमन पॉइंट का सी फेसिंग का फ्लैट जो हमेशा प्रीमियम पे रहेगा। और इसलिए प्रीमियम पे रहेगा बिकॉज वैसी कंपनीज बहुत कम होती हैं, वैसी समझ बहुत कम होती है। आपके दिल के करीब भी है। देखिए मैंने एक लोन लिया था बजाज फाइनेंस से एक ज़माने में, तो जब वो लोन से मैंने एक गाड़ी ली थी जो मैं हमेशा लेना चाहता था, तो दिल के करीब है। जो भी आपको बुरे समय में खड़ा होता है आपके लिए तो आप उसको हमेशा मानते हैं। एक कहानी है, मैं सुनता था हमेशा कि आप अमेरिका में जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट अमेरिकन एक्सप्रेस आपको क्रेडिट कार्ड सबसे पहले देता है। तब स्टूडेंट हैं, तब अमेरिका में जाएंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अमेरिकन एक्सप्रेस बोलता है कि भाई इसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट होंगे, सब डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, मगर जो डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे वो हमें पूरी ज़िंदगी तक अपना बैंक चूज़ करके बनाएंगे। राइट, थैंक्स वेरी मच निकुंज, ये सारा एनालिसिस हमारे साथ और आज समय देने के लिए इतने दिन बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं जो वमाक्षी ने कंपाइल किया, उनसे समझते हैं। वमाक्षी मॉर्निंग, बताएं सारी रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रेमंड के साथ। हम देख रहे हैं कि इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि कंपनी काफ़ी एफर्ट्स ले रही है ग्रुप को डेट फ्री स्टेटस की तरफ ले जाने पर। प्रमोटर भी अपना स्टेट बढ़ा रहे हैं RCCL में और ये हाई कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है। एथिक्स ब्रांड का भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है और उनका जो रियल्टी डिवीजन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन रहा है ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इनक्रेड ने रेमंड पर कवरेज शुरू की है। एड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 2200 प्रति शेयर का। इसके अलावा कोल इंडिया भी हमारे रेडार पर है। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि ग्लोबल कोल प्रोडक्शन डिमांड से बढ़कर हो सकता है, जिसके चलते प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि कोल इंडिया के ऑक्शन प्राइसेस 2500 रुपीज़ प्रति टन के नीचे गिर सकते हैं अगले कुछ महीनों में। FY24 और 25 दोनों ही साल के लिए उन्होंने अपने EPS अनुमान को भी घटाया है और इसी के चलते इनक्रेड ने कोल इंडिया पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। ऐड की राय से रिड्यूस की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 209 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी फोकस करिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो करीब 7% पर है और ये तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर ग्रोथ अनुमान से वीक रही है। मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 3786 प्रति शेयर का। डाबर भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डाबर टॉप लाइन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ है वो बेटर रूरल डिमांड और नॉर्मलाइज हेल्थ केयर सेगमेंट बेस से आ सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पर ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 606 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करेंगे और एक FMCG कंपनी पर, मैरिको हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मैरिको ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट
इनफैक्ट पहले तिमाही में उनके एक्सपेक्टेशंस है बेटर वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ और ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन के। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है मैरिको पे। टारगेट प्राइस दिया है 611 प्रति शेयर का। ठीक है, इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं मैरिको से। विनोद, मैरिको पर ओवरवेट का स्टांस है मॉर्गन स्टैनली का, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि जिस हिसाब से आपकी मॉनसून फैल रहा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ की रिबाउंड की उम्मीद है, इनको भी लग रहा है शायद कि यहाँ से समय बदलेगा, लेकिन HUL के लिए बदलेगा, वो मैरिको के लिए अकेले नहीं बदलेगा। बाकी एशियन पेंट, पिडिलाइट, सारे कंज्यूमर स्टॉक्स वॉल्यूम ग्रोथ एक साथ चलता है इनका। आप कहाँ बेट करेंगे, आपको कहाँ कंफर्ट आ रहा है? नहीं, ये ओवरऑल जो ये FMCG स्पेस है, डेफिनेटली मॉनसून जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इनके वॉल्यूम इंप्रूवमेंट के लिए, खासकर रूरल सेगमेंट के लिए। लेकिन रूरल सेगमेंट का भी अगर ये मैं जून क्वार्टर का समझूं तो जिस हिसाब से जो स्ट्रीट का जो चैनल चेक्स आ रहा है वो बताता है कि बिकॉज ऑफ लो बेस रूरल बेस में भी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रही है ये क्वार्टर में। तो मोर और लेस अर्बन और रूरल का जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग अच्छे ट्रैक पर रहे हैं ये क्वार्टर में। आने वाले समय में मुझे लगता है मॉनसून बहुत ही की फैक्टर रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर अर्निंग्स की बात करें तो डेफिनेटली चूंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज ने उसको पास ऑन किया है जिसका असर वॉल्यूम पे दिखेगा। तो ये सारी कंपनी जितने भी FMCG है या स्टेपल्स है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी, इंक्लूडिंग HUL। तो HUL में भी जैसे मैनेजमेंट हमेशा ये रीआइट्रेट करता है कि हमारा जो मार्केट शेयर है कंसिस्टेंटली लास्ट 6-7 क्वार्टर से 75% प्रोडक्ट सेगमेंट में इंक्रीज हो रहा है। तो वो एट द सेम टाइम इनके वॉल्यूम ग्रोथ को अच्छा करेगा। प्राइसिंग जो रियलाइजेशन ग्रोथ अब मैंने कहा जैसे पास ऑन की है तो रियलाइजेशन ग्रोथ में उतनी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, बट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज कॉस्ट जो डिफ्लेशन के कारण इनके मार्जिन ये अच्छे दिखेंगे एटलीस्ट ये साल। तो कुल मिलाकर के ये FMCG स्पेस में डेफिनेटली मुझे लगता है कि व्यू बन रहा है, पॉजिटिव व्यू बन रहा है यहाँ से। बट एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन है वो हमें देखना पड़ेगा। HUL जो अभी भी लगभग 50x पे ट्रेड कर रहा है FY25 अर्निंग्स पे, मैरिको जो ट्रेड करता है लगभग 38-39, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से री रेटिंग वैल्यूएशन का हो सकता है या नहीं, बट मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक मॉनसून ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड करेगा। तो ये पूरा ओवरऑल सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए मॉनसून एक ही थिंग होगा वैल्यूएशन री रेटिंग के लिए। बट ओवरऑल ये सेक्टर में मुझे लगता है पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो स्टॉक पर ये व्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले जो तमाम स्टॉक्स हैं फोकस में आ रहे हैं हमारे ब्रोकरेज हाउसेस की, जो रेटिंग ओवरवेट की है वो बरकरार है। एक व्यू जरा वैशाली आप दीजिए ना ITC के शेयर पर। हालांकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या फ्रेश लॉन्ग के लिए भी ये शेयर ठीक है? आपको लगता है कि अभी भी मौके बन सकते हैं इसमें? Well, it is a risky trade, but I would say कि 445 का एक सपोर्ट है। So I would say preferably डिक्लाइन में खरीदे, और जो एग्रेसिव ट्रेडर बनना चाहता है 450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जाए और मे बी 480 के टारगेट्स के लिए होल्ड करे। ऑल राइट, ये तो ITC में बात रही। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जो वमाक्षी ने ब्रोकिंग अपने रिपोर्ट्स में बताया। मैरिको पर आया है, इसी तरह से मॉर्गन स्टैनली का, डाबर पर भी एक टारगेट प्राइस 606 का आया है। रूरल डिमांड यहाँ पर भी बताया गया है। सो ये मैरिको, डाबर दोनों में आज कहाँ ट्रेड बनते हैं। FMCG स्पेस अच्छा खासा चल रहा है और इनफैक्ट सारी पॉकेट से जब पार्टिसिपेशन आ रही है तो क्या ये थोड़े से सबड्यूट हो सकते हैं क्योंकि बड़े अग्रेसिव सेक्टर्स ज्यादा चल रहे हैं। आज मैरिको पर या डाबर पर किरण आप कैसे ट्रेड लेंगे? FMCG के ऊपर हमने जिस तरह से बात की, HUL में हमें अच्छा खासा एक ट्रेंड दिख रहा है। अगर मैरिको की पर्टिकुलरली हम बात करें तो मैरिको में भी एक जो करेक्शन था टाइम वाइज उसको कंप्लीट किया है। स्टॉक 50 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं 2 दिन पहले हमने देखा था कि बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी थी। सो मैरिको के अंदर कोई भी डिप आता है या तो करंट मार्केट प्राइस में लॉन्ग करना कोई चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है। 515 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 560 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैरिको के अंदर। डाबर एक लेट लगाड़ है, काफी दिनों के बाद हमने देखा है कि डाबर में नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा लेवल ऊपर की तरफ के एक राइजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं। स्टॉक सभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे भी बायो डिप्स या तो कोई भी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं।
560 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 620 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आया तो देयर आर चांसेस कि एफएमसीजी एक डिफेंसिव प्ले रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी में हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण, वापस लौटते हैं आपके पास। कुछ कल हम लोग बात कर रहे थे ना इस बाइक की, ये फाइनली हीरो मोटर ने हार्ले डेविडसन के साथ 2.5 लाख रुपए की शुरुआती प्राइस पे ये बाइक लॉन्च की है जो आपके स्क्रीन्स के ऊपर इस समय चल रही है। इनफैक्ट यही नहीं, बाइक तो शानदार थी ही, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत शानदार थी। सीईओ साहब ने कहा कुछ भी करके वॉट एवर इट टेक्स का शब्द का इस्तेमाल किया है, बट जो प्रीमियम सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर छूटा है वो वापस लेके आएंगे। इनफैक्ट मुंजाल साहब बहुत दिनों बाद नजर आए बात करते हुए, थोड़ी झलकी ले लेते हैं उनकी कमेंट्री की भी। तब तक आप चार्ट पढ़ के बताइए। ये देखिए मुंजाल साहब हैं, ये हार्ले वाली गाड़ी के लॉन्च पे हमसे बात की उन्होंने। ये एक बार आपको सुनवाते हैं थोड़ी बातचीत, फिर कुछ के बाद चार्ट चेक करेंगे और उनके दूसरे आइडियाज भी लेंगे। आइए सुनते हैं। भारत की हीरो मोटोकॉर्प जो उसने हीरो हार्ले डेविडसन के साथ करार किया था। अब पहली बाइक जो है हार्ले डेविडसन X440 आई है। पवन मुंजाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हीरो मोटोकॉर्प के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसके क्या मायने हैं कंपनी के लिए? कंपनी जो एक बार आम आदमी की बाइक बनाती थी, आज प्रीमियम सेगमेंट 440 सीसी हार्ले डेविडसन बना रही है, इसके मायने क्या हैं आपके लिए? ये जो प्रोडक्ट आज लॉन्च करने जा रहे हैं हार्ले डेविडसन X440, हीरो की प्रीमियम स्ट्रैटेजी में इसका बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस। ये हमारी प्रीमियम स्ट्रैटेजी, पूरी प्रीमियम स्ट्रैटेजी को एलिवेट करेगी, ऊपर उठाएगी, और जो भी जितने भी हम बाकी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं सबके ऊपर इसका रब ऑफ इफ़ेक्ट आएगा। मेरा मानना है ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगी। जो भारत में कस्टमर हार्ले डेविडसन ख़रीदना चाह रहे थे मगर वो हार्ले डेविडसन बहुत हायर सेगमेंट में और बहुत हाई प्राइस में बिकता है, तो उनके लिए वो उसको ख़रीदना मुमकिन नहीं था। अब ये प्रोडक्ट उनकी रीच में आ गया है। जैसा आप शाम को देखेंगे इसकी कीमत, और बहुत से कस्टमर जो इंतज़ार कर रहे थे हार्ले डेविडसन का, उनके लिए अब इसको ख़रीदना मुमकिन हो जाएगा। तो ये पहले उतारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कुछ बाबू, ये हार्ले जैसा चलेगा स्टॉक या नहीं यहाँ से? अजय, अगर मैं एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग ऑफ अप्रैल से देखूं तो ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है जी। और अब अगर ये हार्ले का जो ये अनाउंस हुआ है और बाइक आई है, इसके हिसाब से आप देखें तो देयर इज अ न्यू व्रूम दैट द स्टॉक विल गेट इनटू, और इसका एक संकेत हमें कल ही मिल गया था। अगर आप क्लियरली देखें तो 3000 का तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड फिगर है, बट एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस है 2850 के पास था। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक ऑलरेडी उसके ऊपर क्लोज हुआ है पिछले 2 सेशन से, तो ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है। बट जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं, जिस तरीके के मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से डोंट बी सरप्राइज कि 3000 का पहला टारगेट और उसके बाद 3250 के सेकंड टारगेट के लिए ये स्टॉक बिल्कुल आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश एंट्री ले रहा हो तो 2820 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना के चले, तो बिल्कुल हार्ले डेविडसन का जो मच नीडेड पुश है इस स्टॉक को जो ये नए हाइज हैं यहाँ तक बिल्कुल लेके जा सकता है। ठीक है, कुछ अब आज के ट्रेड्स भी बताएं फिर। क्विक वर्ड ऑन दी इंडिसेस। देखिए हम प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि पुट बेस जो है ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। 18800 से 19000 और अब तो 19300 के लेवल्स पे भी हमें एक अच्छा खासा पुट बेस दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप कॉल भी देखें तो 19300 पे ऐड हुए हैं, व्हिच इज जस्ट परहैप्स रिकन्फर्मिंग जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करें, प्रॉफिट्स बुक करते चले। दिस इज इन नो वे रेफरेंस की यहाँ से मार्केट्स नीचे जा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स अ स्प्रिंग, थोड़ा सा नीचे आएगा तो और ऊपर की छलांग लगाएगा, परहैप्स 19750 एंड 20000 के जो लेवल्स हैं इनके लिए। So, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के चले, यही एक राय रहेगी ऑन द इंडिसेस। 19450 का रेजिस्टेंस जोन, 19000 का सपोर्ट जोन ऑन द निफ्टी, 45600 का रेजिस्टेंस एंड 44800 का सपोर्ट जोन ऑन द बैंक निफ्टी। अब जहां तक स्टॉक्स की बात है, जिस तरीके का हमारा हेज्ड व्यू है उस तरह से हेज स्ट्रेटजी भी है। एक स्टॉक जो ऑन द बाय साइड है व्हिच इज JSW स्टील।
मेटल पैक में हमें जो दो स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वो है टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रन अप आते हुए देखा है। 780 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है पिछले 2 सेशन से। यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो 805 और 820 के 2 टारगेट्स के लिए से बाय कर सकते हैं। 785 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ ऑन द शॉर्ट साइड यूपीएल, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं दैट देयर इज प्रेशर बिल्डिंग अप, कंसोलिडेट कर रहा है विद अ नेगेटिव बायस, बट इट इज क्लोजिंग बिलो इट्स 20-डे मूविंग एवरेज, सजेस्टिंग कि यहाँ से और थोड़ी सी नीचे की जो डाउन साइड है ये ओपन हो सकती है। यूपीएल अगर आप शॉर्ट करें तो 672 और 665 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 690 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यूपीएल को शॉर्ट करना है 672 से 665 के टारगेट के लिए, और जेएसडब्ल्यू स्टील क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है, उसको लॉन्ग करने की सलाह है 805 से 820 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में सनी अग्रवाल जुड़ेगा और उनसे जानेंगे कि मुनाफे का फंडा आज क्या है, कौन से शेयर में फंडामेंटली चीज़ें बेहतर हैं, वैल्यूएशन आकर्षक हैं, प्रमोटर सॉलिड हैं। एक शेयर लेकर जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले विनोद आपसे जरा राय जानना चाहेंगे। सेनको गोल्ड का आईपीओ आज से खुल रहा है, 405 करोड़ रुपए रेज करेगी कंपनी, और देख रहे हैं कि प्रशांत जैसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो भी इस पर दांव लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको कंपनी कैसी लग रही है और क्या इसको सब्सक्राइब करने की सलाह आप दे रहे हैं क्या? हालांकि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो इनका प्रेजेंस है मेजरली वो पूर्वी भारत में ज्यादा है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो। जी डेफिनेटली सेंको गोल्ड काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ है। बोलेंगे इनका ईस्टर्न इंडिया में अच्छा खासा लीडरशिप है। ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूं तो लास्ट जहां तक का इनके नंबर 2-3 साल का जो देखा हूं, 2-3 साल के हिसाब से इनके जो अर्निंग्स ग्रोथ होते हैं लगभग 30% CAGR कर रहा है, जो काफी इंकरेजिंग है मेरे ख्याल से। एट द सेम टाइम इनके रिटर्न्स रेशियो देखे तो बहुत सारे जो लिस्टेड जो ज्वेलर्स कंपनी है लाइक कल्याण ज्वेलर्स, उनसे बेहतर इनका रिटर्न्स रेशियो आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ग्रोथ, रिटर्न्स रेशियो, ओवरऑल ग्रोथ, क्योंकि 136-138 अभी इनके पास स्टोर्स हैं यार, डेफिनेटली ये जो फंड आएंगे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि वहां पे ये इन्फ्यूज करेंगे स्टोर्स एक्सपेंशन में, तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजी होगी आने वाले समय में। बट कुल मिलाकर के आप लगभग जो 2450 करोड़ का मार्केट कैप जो करंट इश्यू प्राइस पे निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि उस पे जो पी वैल्यूएशन है अभी जो करंट आ रहा है वो लगभग 18 से 19x का है। मुझे लगता है वो अट्रैक्टिव दिख रहा है, खासकर अगर मैं कल्याण ज्वेलर से कंपेयर करूं जो TTM बेस पे 30-32 बेस पे ट्रेड करे तो डिस्काउंट पे आ रहा है। मुझे लगता है कि इस पे अच्छे खासे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होगा। मुझे आईपीओ मुझे लगता है कि प्रीमियम लिस्ट कर सकती है। तो आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट कर सकता है सेंको गोल्ड आईपीओ पर। विनोद अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आज हमारा खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा, हमारे साथ सनी अग्रवाल बने हुए हैं, उनसे समझते हैं उनके 2 स्टॉक। सनी मॉर्निंग, बताएं अपने स्टॉक्स। सनी बताएं आपके 2 स्टॉक्स कौन से आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। तो बेसिकली आज का मेरा पहला पिक रहेगा आयशर मोटर लिमिटेड। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर है आयशर मोटर के सेल्स वॉल्यूम काफी बेहतर आए अक्रॉस दी बोर्ड, वेदर के टू व्हीलर में हमने देखा कि 22% का जंप था वॉल्यूम में फर्स्ट क्वार्टर में, और जो कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो इसमें भी अच्छा खासा 9-10% का जंप देखने मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी की जो एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी है, जहाँ पहले एक्सपोर्ट 3% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, यह बढ़कर के जो 14% हुआ है, और आगे जाके जो 20% का जो कंपनी का टारगेट है, डेफिनेटली कंपनी को एक वॉल्यूम बूस्ट देगी। एक लोगों के मन में डाउट भी होगा कि जो हीरो मोटो की नई हार्ली डेविडसन लॉन्च हुई है, इट में इंक्रीज द कंपटीशन फॉर आयशर, बट मुझे लगता है कि जो मार्केट लीडर है वो मार्केट लीडर ही रहेगा। ग्रेजुअली नए प्लेयर को अपने पैर जमाने में समय लगेगा। तो डेफिनेटली एक आयशर मोटर लुकिंग एट द हेल्दी सेल्स वॉल्यूम और एक्सपेक्टेड गुड 1Q नंबर, मेरी ये बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में विद प्राइस टारगेट ऑफ 4000 रुपीज। और मेरा दूसरा पिक रहेगा आज का मैरिको। आई थिंक मैरिको ये चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है। तो मैरिको एक वन ऑफ द लीडिंग कोकोनट हेयर ऑयल कंपनी है। एट द सेम टाइम इनका फूड में भी काफी अच्छा प्रेजेंस है। जो की ट्रिगर मुझे मैरिको का यहाँ दिखता है कि जो कोकोनट के प्राइस है, विच इज वन ऑफ द की इनपुट रॉ मटेरियल फॉर पैराशूट ब्रांड, वो कहीं ना कहीं 125 रुपीज पर केजी से घट करके 80 रुपीज पर केजी हुए हैं। तो इसका बेनिफिट अगले 2 क्वार्टर में देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम कंपनी ने भी, अगर हम फोर्थ क्वार्टर का की गाइडेंस देखे तो उसमें 250 बेसिस पॉइंट
ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट की एक गाइडेंस भी दी थी। तो इसका पूरा बेनिफिट हमें मैरिको में FY24 में देखने मिलेगा। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 600 के प्राइस टारगेट है। मैरिको तो ठीक है, 600 का टारगेट है साल भर में, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आयशर के टारगेट थोड़े छोटे हैं? 10% के आसपास के आप ऊपर के लक्ष्य दे रहे हैं? आयशर में डेफिनेटली मैं स्टेप बाय स्टेप इन्हें अपग्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट भी अब एक 19,400 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रेजुअल अप्रोच लेना चाहिए ये जितने भी स्टॉक से, लार्ज कैप स्टॉक से। दैट इज द रीजन 4,000 का टारगेट दिया है। बट अगर किसी का 3 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली ये 15-15% की अगर स्टोरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। वैशाली, कल हमने देखा कि PSU बैंक्स एक तरफ, कुछ और छोटे बैंक JNK बैंक, BOB, कैन बैंक में बड़ा ब्रेकआउट नजर आया। PSU बैंक्स में मुझे अगर छोटे मझोले बैंक्स खेलने तो रिस्क रिवॉर्ड और चार्ट्स किसके मजबूत दिखाई देते हैं आपको? 2-4 स्टॉक्स बता दें। सबसे पहले एक तो पंजाब नेशनल बैंक PNB जो जस्ट शुरू हुआ है 50 के सपोर्ट के साथ, एंड कल हमने देखा 53 पे क्लोज हुआ है, 53-50 ओवर है। सो यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल काफी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही है। दूसरी बैंक है IDBI बैंक, जो कल उसकी भी एक बुलिश कैंडल एंड लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद 52 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक में एक पिकअप आया है। सो PNB बैंक और IDBI बैंक इज टेक्निकली वेल प्लेस्ड। और मेरा एक कांस्टेंट ध्यान रहता है इंडियन बैंक में। सो हर एक डिप में एक 270 का एक सपोर्ट है, तो हर एक डिप में बाय करिए, बिकॉज आई थिंक दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 330 to 350 लेवल्स। सो ये 3 बैंक्स मेरी चॉइस के हैं फिलहाल। इनफैक्ट पावर स्टॉक्स में लैगार्ड JSW एनर्जी भी कल बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा था, करीब 7% ऊपर बंद हुआ। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। किरण, 290 का भाव JSW एनर्जी, कैसे ट्रेड करेंगे आप? सो JSW एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि एक लंबे कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट। 280 to 85 एक रेजिस्टेंस था JSW एनर्जी के लिए। कल हमने देखा कि उसके ऊपर क्लोजिंग आई विथ वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग का कैंडिडेट है करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी डिप आता है 280 तक का तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 268 का बन रहा है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप 300 प्लस टारगेट यहाँ देख सकते हो। तो प्राइमा फेसी हम 310 का टारगेट देख रहे हैं, तो 268 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आया करंट मार्केट प्राइस से JSW एनर्जी लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, ठीक है, JSW एनर्जी पर किरण का ये व्यू। और हमने देखा है कि महीने भर की अगर हम बात करें तो करीब 15-16% ये शेयर चलने की शुरुआत कर चुका है, और कल जो रनअप था वो काफ़ी अच्छी हमने देखी। लेकिन आज खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन होगा, कौन से वो 5 शेयर हैं जिन पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, ये लेकर हाजिर है हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी। एक्शन स्टॉक्स जी, कोफोर्स से शुरुआत करते हैं। पहले एनालिस्ट डे हुआ था जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे आए हैं, और इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 5 सालों में उनका $2 बिलियन आय का लक्ष्य है, और इसके अलावा मार्जिन में भी वो मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर भी नजर रखिए। कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में एंट्री कर ली है इस कारोबार में, और इसके अलावा कंपनी की 460 करोड़ के 2 अधिग्रहण की भी योजना है। जीनस पावर इंफ्रा कंपनी को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से 2208 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। गुलशन पॉलियोल्स, यहाँ पर खबर आई है कि कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपना नया एथेनॉल प्लांट पर कामकाज शुरू कर लिया है, और वहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों को ऑर्डर डिस्पैच करना भी शुरू कर दिए हैं। आखिर में बात करते हैं अनुपमा रसायन की। कंपनी ने 3x पर इनोवेंचर के साथ करार कर लिया है, जिसमें कि न्यू एज फार्मा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ये करार हुआ है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक पर भी एक्शन दिख सकता है। ठीक है, अनुपम रसायन यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक और स्टॉक जो पूजा ने भी जिसकी बात की वो थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक नई फोरे की है, और साथ ही इनके लिए एक और चीज़ है कि ये शायद इनका अपग्रेड भी हो सकता है स्मॉल कैप टू मिड कैप में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में हमने पीछे देखा है काफ़ी अच्छे मूवमेंट रहे भी हैं, क्या फर्दर स्ट्रीम बाकी है? किरण, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट एक बार चेक करके आप बताएं। की अगर बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर हम कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक में 3000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद हमने देखा है कि ऊपर में
3400 तक का एक लेवल आया था, उसके बाद स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम एक फॉलिंग चैनल के अंदर है, लेकिन ओवरऑल बायसनेस जो है चार्ट के ऊपर वो डेफिनेटली स्ट्रांग है। तो कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए आप, अभी 3180 के आसपास चल रहा है, तो कोई भी डिप आता है अगर 3050 के आसपास तो दैट वुड बी द ग्रेट लेवल टू एंटर, या तो फिर ऊपर में इसको 3200 क्रॉस करने दीजिए। तो आइदर साइड है, या तो 3050 के लेवल पे बाय कीजिए, या तो फिर 3200 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो वहां पे आप एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हो। जैसे 3200 का लेवल क्रॉस करेगा, उसके बाद स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई 3400 तक जा सकता है। तो 3200 के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो 3150 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 3150 का स्टॉप लॉस आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर में मेंटेन करना है, लेकिन जीनियस पावर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है वैशाली, और हमने देखा है कि लगातार इसमें बाइंग हो रही है। और कल एक और अच्छी खबर आएगी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको 2208 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। ये आप इसमें मोमेंटम देख रही हैं जीनियस पावर में फर्दर, या फिर इसमें थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाने की सलाह देंगी? डेली और वीकली चार्ट दोनों देख रही हूँ, एंड आई थिंक ये रन अप तो एक्चुअली हम लोग के रडार पे था राइट फ्रॉम 100 लेवल्स। सो फिलहाल ये स्टॉक काफी ओवरबॉट है, तो आई वुड से जिनके पास हो जस्ट वॉच इट क्लोजली एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए फॉर हायर गेन्स, मे बी गैप अप से खुल सकता है, या तो फिर बुक पार्शियल प्रॉफिट। एक बार अनुपम रसायन के चार्ट पे भी चेक ले लेते हैं, वो स्टॉक भी आज हमारे एक्शन स्टॉक्स में है कि आज उसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। वैशाली, अनुपम रसायन के चार्ट चेक करेंगे आप? श्योर। सो अनुपम रसायन आई थिंक ये जो 1740 का है, नो 2.5% अभी प्री ओपन में दिख रहा है। आई थिंक ये स्टॉक भी काफी चल चुका है, सो आई थिंक फिलहाल हमने देखा है कि चलने के बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन आया है। आई थिंक बाय कर सकते हैं 980 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड एक दोबारा एक रन अप आ सकता है एटलीस्ट फॉर अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टू 1080। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो कुछ ट्रेड्स हुए जिनकी हम बात कर रहे हैं जिन स्टॉक्स की, लेकिन एक खास स्टॉक शरद भी हमारे तक लेकर आए हैं। क्या खबर है हमारे खास सेगमेंट में? शरद से समझते हैं आज का स्टॉक। शरद बताएं। जी बिल्कुल फोकस में रहने वाला बाइकॉन, और यहाँ पे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक नए राउंड ऑफ फंड्स जो हैं आपके प्राइवेट इक्विटी फंड्स से देखा जा सकता है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं बाइकॉन के बायोसिमिलर आर्म में। लगभग $100 मिलियन की जो है एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट है आपके यूएस बेस्ड जो पी हेल्थ केयर फंड्स होती है वो करने वाले हैं। और याद रखिए जो ये दूसरा इन्फ्यूजन होने वाला है रिसेंट टाइम्स में, और ये जो इन्फ्यूजन होगा कैपिटल का ये एक प्रीमियम पे होगा। जो लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग था उसके प्रीमियम में होने वाला है। ऑफकोर्स जो लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग था वहाँ पे आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ने लगभग $300 मिलियन का जो है ओवरऑल निवेश किया था। हमने जो है अपनी क्वेरी जो है मैनेजमेंट को रखी, और मैनेजमेंट ने जो है हमें रिप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि वो कोई कमेंट्री इस इशू पे नहीं दे पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो लगभग बाइकॉन का 70% स्टेक उनके बायोलॉजिक्स आर्म में है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि 10% से ज़्यादा आगे जाते हुए वो अपनी स्टेक डाइल्यूट इस आर्म में नहीं करने वाले हैं। लेकिन दो अहम ट्रिगर भी हैं स्टॉक के जो फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहला है जो प्रोडक्ट पाइपलाइन और जो स्ट्रैटेजी एनर्जी बिल्डिंग आएगी वाइट्रिस प्रोडक्ट को लेके, उस पर जो है बायोसिमिलर सेगमेंट पे फोकस रहने वाला। दूसरा बात ये भी है कि आगे जाते हुए मोमेंटम आ जाएगी स्टॉक में जब हुलियो ड्रग की जो है लॉन्च होने वाली है। तो ओवरऑल बाइकॉन आज फोकस में रहेगा। एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक। आपको बता दें कि बायोलॉजिक जो आर्म है इनका, उसमें एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाला था। $300 मिलियन आधार पूनावाला ने अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले डाला था। और अब एक और दूसरा प्राइवेट इक्विटी, जो हेल्थ केयर टाइप के प्राइवेट इक्विटी होते हैं, जो हेल्थ केयर कंपनी में पैसा लगाते हैं, फार्मा में पैसा लगाते हैं, वैसे लोग $100 मिलियन का एक और निवेश करना चाहते हैं। 270 का भाव है, जब से 250 क्रॉस किया है इसमें थोड़ा सा एक जंप तो आ गया। चार्ट्स क्या कहते हैं कुछ बायोकॉन? ये देखिए बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है, और वो ऑलरेडी हमें एक फ्राइडे को देखने मिला था जब स्टॉक ने बहुत ही शानदार जंप दी थी 245 के लेवल से सीधे 265 267 के जो जोन्स हैं यहाँ तक सेटल हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है, बट यहाँ पे 275 से लेकर 280 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। इसके ऊपर निकलेगा फिर 300 प्लस के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, बट हो सकता है यहाँ पे स्टॉक एक हल्का सा पॉज ले। तो 275 से 280 के जो जोन्स हैं इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 275 से 280
इसके बीच में आपको मुनाफा वसूली की सलाह दी जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर मार्च में 200 रुपए के नीचे चला गया था, वहां से रिकवरी अच्छी रही है। अगर वहां से आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 30% ये शेयर ये चल चुका है। लेकिन बाजार आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुल रहा है। 19,400 के ऊपर खुलने के पुख्ता संकेत आ गए हैं, क्योंकि लेवल्स हो गए हैं प्री ओपन के सेटल। 19,406.6 ये है निफ्टी का लेवल। सेंसेक्स की बात करें तो 65,502.38 और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ से उतने स्ट्रॉन्ग संकेत तो नहीं है, बट फिर भी चूँकि लगातार हम बाइंग देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में, तो इसके चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज भी इंडेक्स में देख रहे हैं 45,300 के ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपसे ना एक बार जरा, चूँकि ये लेवल सेटल हो गए हैं चंदन, और हम देख रहे हैं कि 19,400 यहाँ से 20,000 जिसके हम लेवल की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 600 पॉइंट दूर रह गया है। आज के लिए आपकी सलाह क्या होगी, और आज के सत्र में चंदन आप रेंज क्या देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में लगातार यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और लगातार हम यहाँ पे एक 19,500 तक के लेवल की बात कर रहे थे, 18,888। आई थिंक वो लेवल तो ऑलमोस्ट हो गया, और अब 20,000 तक के लेवल बनने चाहिए। सीजनलिटी और हिस्टोरिकल देखे तो जुलाई काफी अच्छा महीना रहता है, और ये जुलाई का स्टार्ट आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बुल्स प्रिंट पे देखने को मिला है, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 19,235 पोजिशनल, 19,100 और ऊपर में लगभग 19,500, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 19,750 पोजिशनल, तो ये सेटअप बनेंगे। तो किसी को यदि मान लीजिए 5-7 दिन के हिसाब से व्यू लेना है तो 19,100 के सपोर्ट से 19,700 के टारगेट रहेंगे। इंट्राडे के सेटअप के लिए व्यू लेना है तो 19,235 से 19,500, 19,550 के टारगेट रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि निफ्टी में यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, कंटिन्यूसली पिछले 4 दिनों से रन अवे गैप देखने को मिल रहा है। जब तक इमीडिएट रन अवे गैप होल्ड करता है तब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 70% के आसपास हो चुका है, पुट कॉल रेशियो 1.48 के आसपास है। मैकेनिकल इंडिकेटर जरूर ओवरबॉट बोल सकते हैं, बट ओवरबॉट मार्केट जब तक की लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ओवरबॉट रहेगा। तो जो भी तेजी हो रही है उसका एंजॉय कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं, की इंडाइसिस भी अच्छा चल रहा है, एवरेज काउंट भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो 19,500 और 19,750 पे अपनी गाय रहेगी, और 20,000 तो मंथ एंड तक टारगेट निफ्टी का होना ही चाहिए। राइट, तो ऊपर की तरफ रेंज तो एक्सपैंड हुई है फॉर श्योर। चंदन, आपसे आपकी रिकमेंडेशन भी लेंगे, लेकिन क्विकली एक बड़ी रिपोर्ट वमाक्षी हमारी आज बिग बोल्ड ब्रोकरेज में कौन सी लेकर आई है ये समझते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो रेमंड फोकस में है, बिग बोर्ड ब्रोकरेज इस पर है। हम देख रहे हैं कि इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और उन्होंने हाईलाइट किया है कि कंपनी एफर्ट्स ले रही है डेट फ्री स्टेटस की तरफ बढ़ने के लिए। ओवरऑल प्रमोटर भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड में, और ये हाई कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है। इसके अलावा एथनिक्स का भी एक्सपेंशन वो प्लान कर रहे हैं, और ये फ्रंट रनर है ब्रांडेड अपैरल डिवीजन में। इसके अलावा उनका जो रियल्टी डिवीजन है ये भी एक मजबूत पिलर बन रहा है ग्रोथ के लिए। तो लार्जली इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते हमने देखा है कि इनक्रेड ने कवरेज शुरू की है, रेमंड पर ऐड की राय दी है, और इनफैक्ट उनका टारगेट प्राइस है 2,200 प्रति शेयर का, और उसी के चलते रेमंड लिमिटेड हमारे रेडार पर। शुक्रिया वमाक्षी। तो रेमंड रडार पर है, और तेजी इसमें 1.25% की बढ़त पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बाजार खुलेगा आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। चाहे सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, मिड कैप की बात करें, तो चौतरफा तेजी का मोमेंटम है। और आज जो संकेत आ रहे हैं प्री ओपन से, बजाज फाइनेंस 4% की तेजी पर खुलने के संकेत दे रहा है, जो क्यूएन के जो ऑपरेशन अपडेट्स आए थे वो काफ़ी सॉलिड थे। हीरो मोटो इन्होंने जो नई बाइक अपनी लॉन्च की हार्ले डेविडसन की कोलैबोरेशन के साथ 440X, उसके चलते थोड़ा सा शेयर में उत्साह बनता हुआ हम देख रहे हैं। और बजाज फाइनेंस चलेगा, बजाज फिंसर में भी हम आज अच्छी तेज़ी पर शुरुआत देखते होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा M&M, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर हम 1% से लेकर 1.5% की तेज़ी पर शुरुआत देख सकते हैं। बाकी फार्मा स्टॉक्स थोड़ी सी हमने देखा था कि हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आज फिर से मोमेंटम में लौटते हुए देख रहे हैं। शायद सन फार्मा में हम 1% की बढ़त पर शुरुआत होते हुए देखेंगे। बाजार की शुरुआत हो गई है, और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है। 19,400 के आसपास इस वक्त टिकने की कोशिश है। 0.25% के आसपास की तेजी, 50 अंकों पर है निफ्टी। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो डबल सेंचुरी लगाई है सेंसेक्स ने, और निफ्टी बैंक में 100 अंकों की बढ़त पर शुरुआत हुई है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में जो बढ़त है थोड़ी सी सीमित है। अगर हम शेयरों की बात करें तो बिल्कुल जैसे संकेत आ रहे थे उसके हिसाब से शुरुआत हुई है। तो बजाज फाइनेंस जिसके कि नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, क्यूएन की जो बिजनेस अपडेट्स, लोन ग्रोथ में हमने एक सॉलिड जंप देखा था। शेयर है 5% ऊपर,
और शुरुआती सत्र में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने आपको ये शेयर खरीदने की सलाह भी दी थी, तो अगर आपने उस सलाह पर अमल की होगी तो निश्चित तौर पर आपको फायदा फिलहाल हो रहा होगा। बजाज फिनसर्व उसके पीछे अगर हम निफ्टी के 50 स्टॉक्स की बात करें तो 3.5% की तेजी यहां पर है। इंश्योरेंस स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि SBI लाइफ वहां पर थोड़ी तेजी है, हीरो मोटो में 1.5% की तेजी है, HDFC लाइफ, M&M, अपोलो हॉस्पिटल कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। और ऑटो में चूंकि थोड़े से जून के जो बिक्री के आंकड़े आए थे थोड़े से लैकलस्टर आए थे, बहुत अच्छे नहीं आए थे टू व्हीलर स्पेस में या फिर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, वहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी से रिन्यूड इंटरेस्ट हम ये कह सकते हैं कि बजाज ऑटो का शेयर आज 1% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और IT वहां पर धीरे करके थोड़ी सी बाइंग जरूर हो रही है, अब नतीजों पर फोकस होगा। 12 जुलाई को आएंगे TCS के और HCL टेक के नतीजे, हफ्ते भर के आसपास का समय रह गया है, तो थोड़ी सी बाइंग यहां पर भी होते हुए दिख रही है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आयशर में हम एक शार्प फॉल देख रहे हैं, करीब 3.5% के आसपास की कमजोरी इस शेयर में है। भारतीय एयरटेल, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस जियो ने जो जियो भारत फोन जो लॉन्च किया है 999 रुपए में, उसकी तैयारी है, बीटा वर्जन शुरू ही हो जाएगा, थोड़ा सा कंसर्न वो जरूर है, 2% कमजोरी यहां पर है। ONGC, ब्रिटानिया, BPCL, टाटा स्टील हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की नरमी पर यहां शुरुआत अभी हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो डोमिनेट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, 4 से 6% की तेजी है। IDFC, चूंकि अब IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर पर नजर होगी और IDFC के पक्ष में बताया जा रहा है जो स्वाप रेशियो निकल के आया है कि इसके चलते हम शेयर में 3% के आसपास की तेजी जरूर देख रहे हैं। प्रियंका, मिड कैप में कहां पर नजर है आपकी? बिल्कुल, मिड कैप में जो आपने बताया IDFC फर्स्ट पे नजर पहले जाती है। 3.5% टूटा IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि वो जो स्वैप रेशियो जो IDFC के फेवर में है। L&T फाइनेंस काफी जोर से कल चला था, वहां थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स का है। JSW एनर्जी, PSU बैंक्स वापस आए, अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे फेडरल बैंक हो, कर्नाटका बैंक हो, और आप उसके बाद देखें इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें अच्छी मूव है। सुबह भी अजय पॉइंट आउट करते हैं, पूना वाला फाइनेंस पे नजर है, 1% तेज है आपका पूरा वाला फाइनेंस, बजाज आपको नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि इसका अपडेट भी आता ही होगा और ये सेम बिजनेस मॉडल काफी सेम है। रेमंड में बिग बोल्ड के बाद 1750 के करीब पहुंच गया ये। इवन बायोकॉन देखना जरूरी है, हमारी एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक के बाद बायोकॉन में ये देखिए रेमंड में 2.5% की तेजी, इसलिए ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज जरूर कल ही दिख रहा था, कल ही उसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखे, लेकिन बिग बोल्ड का भी असर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बायोकॉन में नजर रखिए हमारे एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक के बाद, उसमें और थोड़ी इनफैक्ट 1% की तेजी आपको नजर आ रही है। हमने आपको सुबह JSW एनर्जी में ब्रेकआउट के बारे में बताया था, देखिए करीब 2.5%, 6 से 7 रुपए, उसमें भी तेजी आ रही है। आज रानी ग्रुप स्टॉक्स में भी वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग नजर आ रही है, देखते जाइए आप उसके ऊपर भी। बजाज फाइनेंस 1 साइडेड 8% ऊपर अजय, और लोग कहते हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी जैसे कहते हैं ना, से जो चर्चा हो रही थी, who says elephants can't dance, है तो लार्ज कैप, लेकिन जो बिहेवियर है मिड कैप टाइप का है इसका। देखिए बाजार जो है ना ग्रोथ का दीवाना है, जहां ग्रोथ दिखेगी बाजार वहीं पीछे पभागेगा। तो ये तो बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट हैं, चंदन तापरिया भी हैं, खुश हैं हमारे साथ, किरण है। चंदन, आपके साथ ओपनिंग ट्रेड्स इस बाजार में 19,400 स्पॉट क्रॉस हो चुका है। शॉर्ट आइडिया लेंगे, लॉन्ग आइडिया लेंगे, क्या करेंगे आप, किस पे नजर जा रही है? बिल्कुल बाजार में ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, और जब तक की सपोर्ट नहीं तोड़ते हैं बाजार में, मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्राव्यू लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हमारा ऐसा मानना है कि जो बाजार में FMCG, सेलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर या कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। मैं आज टाइटन पे फोकस करना चाहूंगा, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है यहाँ पे, 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे मोमेंटम बना है। आज का जो ओपनिंग है वो एक पॉजिटिव सेट पे हो रहा है, तो लगभग 3020 के सपोर्ट से टाइटन पे खरीदारी की सलाह रहेंगे, ऊपर में 3170 तक के टारगेट के लिए। ये हो गए चंदन जी के ओपनिंग ट्रेड्स। कुछ डिफरेंशिएटेड स्टॉक कहीं नजर जा रही है आपकी? वेल इंसिडेंटली मैं भी टाइटन का ही कॉल देने वाला था, बट चंदन ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, सो आई विल पिक अ डिफरेंट वन। मुझे यहाँ पे बाटा अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशंस किए हैं, लेकिन आप देखिए इसमें जो रिकवरी है दैट इज स्टिल अंडर वे। मार्केट के साथ कहीं हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, बट ओवरऑल सेटअप जो है पॉजिटिव है। गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिला है, तो आप यहाँ पे अभी भी बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1675। दैट्स द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 1690 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं करीब 1640 के जो लेवल्स हैं इसके पास का। तो बाटा मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली भी अच्छा प्ले है, बट नियर टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए लेना चाहे तब भी इन टारगेट्स के लिए ले सकते हैं।
1690 की लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बाजार खुलने से पहले हमने आपको टॉप 5 एक्शन स्टॉक्स जो बताए थे, आज देखिए क्या उसमें जबरदस्त एक्शन है। जीनस पावर आपको बताया गया था 11% ऊपर ये शेयर है। गुलशन पॉली पूजा ने आपको बताया था, उसमें खबर है और ये 6.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। अजय सुजलॉन 18 रुपए के ऊपर निकल गया ये। खुश तो बहुत हो गए तुम, आपको याद है वो डायलॉग 7% की तेजी 8 रुपए में बताया था कि इसको आप मामूली पेनी स्टॉक मत समझिए। ज्यादातर पेनी स्टॉक वही वोडाफोन वैरायटी रह जाते हैं, करेक्ट, लेकिन इसमें वाकई रिस्ट्रक्चरिंग का केस था और वहां से अब तो खैर बड़े प्रतिष्ठित नाम जिसे कहते हैं ब्रोकरेजेस में अब इनके में 25 रुपए 30 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक आपको रेडार पे रखना चाहिए जहां पे जेन्युइन रिस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट हो रही है। पुराना पेनी स्टॉक है, ठेकेदारी वाला बहुत बड़ा नाम है HCC, और वही छोटे पेनी स्टॉक में रिटेल का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, वो वाले कैटेगरी में भी है, बट अंदर स्टोरी थोड़ी बड़ी इसके साथ बड़े-बड़े नाम आ सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी। यस, इसके ऊपर नजर पर रखना चाहिए, इक्विवेलेंट हो सकता है। लेकिन एक राउंड ऑफ ओपनिंग ट्रेड्स में किरण और विनोद रह गए। किरण, आप बताएं, बाजार अभी भी खुला है, आपके रडार पे क्या आ रहा है? सो ओवरऑल जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी ओपनिंग, एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने ओपन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर सिलेक्टिव जो सेक्टर है वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेटल सेक्टर अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है तो ऊपर जो ओपन हुआ है वहां से थोड़ा बहुत हमने गिरावट देखी है, लेकिन वेरी इनिशियल फेज है। सो हिंडाल्को के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का हाई जो है 428 और कल का भी हाई सिमिलरली 428 था और 200 डेज मूविंग एवरेज भी 428 के आसपास है। तो हिंडाल्को के ऊपर आप ध्यान रखिए, कंडीशनल बाई है, जैसे ही 428 का लेवल क्रॉस होता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हिंडाल्को एक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हिंडाल्को वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। और दूसरा जो एक पिक है वो है डिविस लैबोरेटरी। यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रा बाई है। जिस तरह से फार्मा के अंदर यहाँ पे लेवल्स हमें देख रहे हैं, जब तक ये 3500 का लेवल होल्ड है, कोई भी गिरावट आती है डिविस लैबोरेटरी में आप लॉन्ग जा सकते हो। सो फार्मा एंड मेटल्स बोथ कैन बी द आज के लिए सेक्टर रहेंगे। विनोद, ओपनिंग ट्रेड तो आप नहीं देंगे, लेकिन एक आप देखिए पैटर्न बाजार में। अभिषेक, आपने एक पैटर्न ध्यान दिया, ये जितने भी कंपैरेटिव प्राइसिंग वाले स्टॉक्स हैं, जियो फोन लॉन्च हुआ, अग्रेसिव मूव है ये, करेक्ट, भारतीय प्रेशर में। इधर आपकी हार्ले डेविडसन लॉन्च हुई, वहां आईशर प्रेशर में, आईशर प्रेशर में पूरी तरह से है ना। तो ये कंपैरेटिव इंटेंसिटी वाले एक पैटर्न्स IDFC में बड़े ब्लॉक लगते हुए नजर आ रहे हैं। IDFC का ट्रेड पूरा पैन आउट हो गया। एक्चुअली मैं आपको बता रहा था ना, 15% ही रह चुका है। तो नीचे से IDFC और IDFC बैंक के जो बीच का बड़ा गैप था वो धीरे धीरे कवर होता चला गया। अगर हम 1 साल का चार्ट दिखा सकें, डायरेक्टर साहब आप दिखा सकते हैं 1 या 2 साल का, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक साथ में दिखाइए, दोनों डबल हुए हैं। आपको नजर आएगा कि पहले इनके बीच में गैप ज्यादा था, गैप नैरो होता चला गया, वैल्यूएशन गैप, इसीलिए अब यहां पे स्पार्क नहीं आया, कल ही चल गए। विनोद, ये देखिए दोनों साथ एक 25% का मूव इसमें ज्यादा है IDFC फर्स्ट बैंक में। IDFC 105, ये 135। बताइए विनोद जी, बाजार में कहां नजर जा रही है आपकी? जी डेफिनेटली मैं खासकर ये रिजल्ट के संदर्भ में बोलूंगा। जून क्वार्टर के रिजल्ट और ओवरऑल FY24 में एक सेगमेंट जो काफी बेहतर में निकल के आ रही, जहां पे कंसिस्टेंट जो ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो ओवरऑल MFI जो NBFC सेक्टर है और इंक्लूडिंग बैंकिंग, ओवरऑल BFSI वी कैन से। सो ये सेक्टर में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन अभी भी रहनी चाहिए। और अब इसमें भी NBFC के स्पेस में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। PSU बैंक्स, BOB, PNB, डिस्पाइट रनिंग सो मच, ये सब अभी भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। एट द सेम टाइम NBFCs में बात करें तो आपने सुबह में इंडिकेट किया था पीरामल, उनका वैल्यूएशन काफी ठीक लग रहा है। जैसे कि हमने बात किया कि उसमें भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ग्रोथ के संदर्भ में कैपिटल रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है। तो ये स्पेस में 5 स्टार एक कंपनी है जहाँ पे कंपेयर टू अदर MFIs वहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा है। उनके अभी रिसेंटली मैनेजमेंट का इंटरेक्शन समझे, वो मीडिया में भी आके इंटरेक्ट करके वो उनका बोल रहे, वो उनका 30-35% वो भी बोल रहे कि लोन ग्रोथ सस्टेन कर रहा है अभी तक, और FY24 में भी सस्टेन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे ओवरऑल इंटरेस्ट बनेगी और अच्छी कर सकती है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि अभी फार्मा जो अंडर परफॉर्मर रहा है 1 से 2 साल में, वहां पे भी रिजल्ट पर्सपेक्टिव से मैं समझ चुकी USA के जेनरिक प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल हो गए हैं, प्राइसिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, रॉ मटेरियल के बेनिफिट्स आने चाहिए। तो फार्मा कंपनीज के भी नंबर्स मुझे
लगता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में बेहतर होंगे, तो वहाँ पे भी जो वैल्यू है, वहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बन सकती है। कंपनीज लाइक जाइडस लाइफ, सन फार्मा, फॉर द मैटर, दिस कंपनी शुड डू वेल। टेलीकॉम स्पेस में, टेलीकॉम स्पेस में ये जो रिलायंस का जो ये जियो का न्यूज आया है, वो मुझे लगता है नियर टर्म में वोलेटाइल रखेगा भारतीय एयरटेल और ये सब कंपनियों। बट ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये सब भी स्टॉक अच्छे करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आरपू। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स जो आप फंडामेंटल व्यू के साथ बता रहे हैं, पर आज के ट्रेड्स और कहाँ है, चंदन को कहाँ दिखते हैं? चंदन, हीरो मोटोकॉर्प, हालांकि ये लॉन्च की न्यूज कल भी आ गई थी, प्राइस हाइक की न्यूज भी कल आ गई थी, लेकिन कल स्टॉक थोड़ा प्रेशर में था बिकॉज ऑफ द सेल्स नंबर्स लास्ट मंथ के। आज अच्छा चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प, 1.5% की तेजी है। क्या यहाँ पर फर्दर अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे आप, या फिर कोई और बेटर बेट दिख रही है? देखिए, टाइटन हमने एक बात की है काउंटर पिक करने के लिए, और सेलेक्टिव आईटी काउंटर पे वापस फोकस करेंगे। हीरो मोटो की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें एमएनएम में काफी अच्छा अट्रैक्शन लग रहा था। हीरो मोटो अच्छा है, बट कंसर्न ये है कि इसमें मोमेंटम है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, कहीं ना कहीं चलता है फिर वापस रेंज में। बट इस नाउ सेटअप तो पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग के बाद में हल्का सा ऊपर से सॉफ्ट हुआ है, अभी लगभग 2940 चल रहा है, थोड़ा सा और डीप आए 2915 2920 के आसपास तो खरीदारी की सलाह बनेगी। उस कंडीशन में आपका लगभग 2890 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 3000 के स्विंग को प्ले करने के। तो ये तो आप हीरो मोटोकॉर्प पे बात करें, टाइटन पसंद आ रहा है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को। ऐसे ही एक और स्टॉक मिड कैप में देखते हैं, इसी स्पेस से, इसी ग्रुप से, वो है ट्रेंड। वहां पर भी आज 1.5-2% की तेजी है। क्या ट्रेंड आपके रडार पर आएगा खुश? प्रियंका, ये रेडार पे है, लेकिन व्हाट्स हैपेंड इज इन द लास्ट 3 to 4 सेशंस ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसी लेवल पे, जहां पे ये है 1775 1785 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना चाहें इसमें, तब आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन की हम इसमें साइंस देख रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे बिफोर इट गिव्स यू द नेक्स्ट अप मूव फ्रॉम हियर, एंड दैट कुड टेक इट टू 1825 एंड 1860 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास। तो फ्रेश एंट्री लें तो स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1735 का रहेगा। बट एज आई सेड, इसको अगर आप थोड़ा पोजिशनली होल्ड करके रख सकें तब इसमें फ्रेश एंट्री लें। गजब, कोई खास मंदी का कोई अंदेशा ही नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरा निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, कल मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किए थे क्योंकि बड़ी तेजी लार्ज कैप्स में थी। आज भी मिड कैप थोड़ा सा डेज लो की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए मिड कैप स्मॉल कैप दोनों डेज लो की तरफ हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को भी इंट्राडे लेके आए डाक्टर साहब। ये अब इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते से प्रियंका हम बात कर रहे थे, हमारे सारे दिग्गज ये कह रहे थे कि अब जो है रिस्क रिवॉर्ड लार्ज कैप से ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। मिड कैप 40-50% चल चुके हैं, तो वहाँ नजर आरआईएल कल के इनफैक्ट 2 दिन के बड़े मूव के बाद थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है और 1% नीचे है। इनफैक्ट डेज लो की तरफ है। भारतीय भी 1.5-2% नीचे है। कोई शॉर्ट आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं क्या? कुछ कोई ब्रेव शॉर्ट? हालांकि बोलते हैं कि इतना भयंकर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई चला हुआ रिस्क रिवॉर्ड एग्जॉस्शन कहीं दिख रहा है आपको? इनफैक्ट आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है, पिछले 2 दिन से आई एम द ओनली वन हु इज प्रोबब्ली गिविंग अ शॉर्ट कॉल आल्सो अलोंग विद अ लॉन्ग वन। तो एसआरएफ और यूपीएल ये 2 काउंटर्स हैं जो मेरे लिए अभी शॉर्ट हैं। फिलहाल आपको ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट की जो प्रॉफिट बुकिंग की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, या एटलीस्ट कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसके साथ कपल्ड विथ अ वीक स्ट्रक्चर, ये दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जो आपको निचले लेवल्स दिखा सकते हैं। अगर हम एसआरएफ की बात करें तो 2300 का इसका एक सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी फ्रेश शॉट इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा पहला टारगेट यहाँ पे 2250 का है, सेकंड टारगेट 2200 का है। सो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चलें तो जो स्टॉप लॉस है आपका 2325 के करीब रहेगा। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू कीप अ हेज्ड पोजीशन इन एसआरएफ एंड यूपीएल। ये 2 काउंटर्स हैं जिनको आप शॉर्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एसआरएफ और यूपीएल को शॉर्ट के लिए इस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन हम देख लें कि आज बाजार में जो तेजी बनी है, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया है, आईटी स्टॉक्स का बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर चल रहे हैं और यहाँ पर हम 0.25% से लेकर 1% के आसपास के मूव्स देख रहे हैं। अगला जो ट्रिगर बनेगा वो नतीजे डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन दिग्गजों का चलना एक सही संकेत जरूर दे रहा है। चंदन, नतीजों से पहले अगर किसी को हफ्ते भर का अगर अप्रोच लेना हो, अगर
कुछ सोचना हो कुछ खरीदने के लिए, आपको लगता है कि कुछ मौके बन रहे हैं स्पेस में? जी देखिए, आप सेलेक्टिव आईटी काउंटर्स की बात कर रहे हैं यदि, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे सेलेक्टिव स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहे हैं। आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें तो इस इंडेक्स ने 3 दिन पहले एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और अपने आप को होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिस करें तो कोफोर्ज में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यदि आप सेकंड लाइन काउंटर्स में देखें 4 दिन से एक रेंज में है और यहाँ पे 4660 का एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 450 और 450 तक के टारगेट के लिए। टीसीएस भी देखें तो हायर बेस बन रहा है, कहने की अब कंसोलिडेशन कंप्लीट होना चाहिए। और प्राइस सेटअप पे फोकस हम यदि करें तो यहाँ पे लगभग 3265 के आसपास के सपोर्ट है 3400 तक के लिए। तो पॉजिटिव टू रेंज, पॉजिटिव बायस विद बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस इन सारे आईटी काउंटर्स में आप अपना सकते हैं। इनफैक्ट फंडामेंटल्स पे भी नजर डालें तो बाजार इस क्वार्टर भी आईटी दिग्गजों से एक कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। इसके ऊपर एक खास चर्चा जल्दी ही हम करेंगे, क्योंकि बाजार और मार्केट और फंडामेंटल्स दोनों अलग दिशा में चलते हैं। बाजार पहले बॉटम करता है, फंडामेंटल्स बाद में बॉटम करते हैं, यानी बाजार चलना शुरू कर देता है और यही एग्जैक्टली हो रहा है। 1230 का जो लो था, मैं आपको बता दूं अभिषेक, पिछले क्वार्टर का इन्फोसिस का 1230 का लो था। अभी लास्ट 10 दिन का हाई 1330 है, 100 रुपए ऑफ पीक लो है, ये देख 1340 पे। जबकि एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रहे थे। बिल्कुल तस्वीर खराब है। और आप जितने भी इसको कहते हैं ना बुल मार्केट में ना मोमेंटम हर तरफ हरा होने लगता है। नहीं, बाजार आप देखिए, बाजार वेट नहीं करता है बैड न्यूज का। बॉटम पहले बनता है, बैड न्यूज बाद में आती है। आप देखिए ना, पीक इंटरेस्ट रेट्स का पीक तो देखिए बाजार चलना पहले शुरू कर दिया था, पीक बाद में बनेगा। इसीलिए यही चर्चा हम आज आईटी 940 पे एक आईटी एनालिस्ट को लेके आए हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से जो बेहद वीक अगर नंबर्स आए तो क्या लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, परसिस्टेंस की बात करें, वो दिमाग मेरे लग गया है भाव। 3850 का लो था, हाँ, पिछले क्वार्टर का 3800 के पास था। हाँ, 4880 पे 5200 लगा कर आया है। जाके आया है। तो ये लेने वाला भाव है या, तो इसके हम बात करेंगे। ये तो एक बहुत ही शानदार एरिया है, लेकिन आज देखते हैं। ये देखिए, आईटीसी का जिक्र कर रहे थे अभिषेक, सुबह 460 पे आ गया है। चंदन, आईटीसी को राइड करना चाहिए क्या? एक आध छोटा पोजीशन लेके 1-2-4 लॉट की स्टॉप लॉस लगा के बस राइड करे जाएं, क्योंकि ये बड़े मूव तो देता नहीं, धीरे धीरे मीठा मीठा चलता है। आज भी नीचे मिल रहा है। बिल्कुल आईटीसी पे हमारा इनफैक्ट पॉजिटिव व्यू है। हमारा मानना है कि 452 एक सपोर्ट का काम करेगा। 2 दिन पहले एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ, कल अच्छा रनअप था। जो ऊपर से सॉफ्टनेस है उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज कर सकते हो। 452 का सपोर्ट है, ऊपर में 480 485 के टारगेट एक्सटेंड होने चाहिए। ये भी लेकिन चंदन, हम देख रहे हैं कि एल&टी फाइनेंस जो लगातार अच्छी तेजी दिखा रहा था, तो फाइनेंस में तो आज पूरा का पूरा जो फोकस है ना, कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे है। 5-7% ये शेयर चले हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। क्या गिरावट पर आप इसमें कॉन्ट्रा बाय के मौके देख रहे हैं क्या चंदन? देखिए, मैं इसको काउंटर बाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसलिए ट्रेंड के साथ में रहना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। कल स्टॉक ने 7-8% की रैली दिखी और पिछले 4 दिनों से हम देखें तो 116 से लेके 140 तक का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो बायस पॉजिटिव रहेगा। 128 का यहाँ पे ट्रेलिंग सपोर्ट रहेगा। जब तक 128 नहीं तोड़ता है, लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड या बनाया जा सकता है, ऊपर में 140 142 के टारगेट के। ठीक है, ऑल राइट। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां अच्छा मोमेंट है। कोफोर्ज की भी एक एनालिस्ट मीट हुई, क्योंकि आईटी स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और वहां से कुछ क्रूशल कंक्लूड्स निकल कर आया। स्टॉक लगभग 1% चला हुआ है। मिड कैप आईटी पर में, और स्पेशली कोफोर्ज, जिसकी अच्छी मूवमेंट रहती है। कुछ क्या ये रडार पर होगा, या फिर एक दूसरी ऑप्शन रहेगी नौकरी का स्टॉक, वहां पर भी एक अच्छी मूव है। क्या लेंगे आज ट्रेड के लिए? पहले कोफोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप देखिए मोमेंटम स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं ये भी एक रेजिस्टेंस के पास है, 4750 का जो जोन है इसके आसपास। तो बाय की सलाह रहेगी, लेकिन एक कंडीशनल बाय रहेगा। 4750 का जो ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर क्रॉस करता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है या क्लोज देता है,
तब आप इसमें बाय करके चलें। देखिए ओवरऑल रिकवरी इज अंडर वे, मोमेंटम स्ट्रांग है, मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप पे भी यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ सेशन से इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, तो अगर इसे क्रॉस करता है तब आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपके लिए 4825 एंड 4900 के जो लेवल्स हैं इनका रहेगा। स्टॉप लॉस आप जो इसने रिसेंट डेज में हाईज बनाए, लोस बनाए हैं, व्हिच इज 4675 के करीब के, इसको लेके चले तो कोफोर्ज का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। जहां तक इन्फोएज की बात है, दिस इज अ बेटर पिक देन कोफोर्ज करंटली, बिकॉज आज रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है। 4500 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको पार करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे आप 4600 एंड 4675 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये आप लेके चले करीब 4490 के लेवल्स का। पेंट स्टॉक्स में वापस से बाइंग आ रही है। हाँ, कंसेनर देखिए बढ़िया तेजी है 7% के आसपास की। 7-8%, 330 हो गया। किरण जरा चेक करिए, बर्जर उतना तेज नहीं है ना, एशियन है, बट कंसाई अपनी चाल चल रहा है। राइट, कुछ आप ही चेक कर दीजिए जरा कंसाई भी। अजय बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे, गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन अगर आप देखें अब यहाँ पे सुबह सुबह ही सही, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के ऑलरेडी संकेत दिख रहे हैं 334 335 का जो हाई बना है वहां से। सो मैं कहूंगा आज के लिए इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी सी और डाउनसाइड इसमें हमें देखने मिल सकती है, तो अगर ये आपको फिर से करीब 320 से 315 के जोन्स के आसपास मिले तब एक फ्रेश एंट्री लें। अभी के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मीडिया स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी है। डिश टीवी जैसे स्टॉक्स देखे, हैथवे केबल्स, कुछ और दूसरे मीडिया चैनल्स के स्टॉक्स में भी आज अच्छी मूव है। जी मीडिया कल भी एक अच्छी मूव थी, वहाँ पर उनके कुछ सेटलमेंट भी हुई इंडसइंड बैंक के साथ। कोई डिश टीवी आपके रडार पर आएगा, डिश या फिर जी मीडिया? चंदन जी देखिए, आप मीडिया काउंटर्स की बात करें तो जी तो काफी वोलेटाइल नहीं में, हालांकि अच्छी बात यह है कि एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया है। पिछले काफी दिनों से आप नोटिस कर रहे हो 170-75 के आसपास आता है और टर्न हो जाता है, बट ट्रेंड यहाँ पे कंसर्न्स में है। और आप देखो कि मार्केट जब इतना चला है, स्टॉक नहीं चला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बना है, तो मैं इसको तो अवॉइड करूंगा। बट डिस्ट्रिक्ट की आप बात करो तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। हालांकि क्लोजली मैं इसको नहीं ट्रैक कर पाता बिकॉज यहाँ पे कोई बड़ा स्विंग नहीं है, बट जिस हिसाब से सेटअप बना है एक बार के लिए, आप यहाँ पे लगभग 15 रुपए के आसपास का सपोर्ट देख सकते हो एक बार के लिए 17 रुपए तक के लेवल को प्ले करने। टीवी को लेकर चंदन का ये भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिलायंस में जो प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ रहा है और उसके चलते ही 19,400 का जो निफ्टी था वो घट के हो गया 19,360 के आसपास का। अब ये दिन के निचले स्तर पर 1.25% के आसपास की कमजोरी है। 2600 रुपए के नीचे आया है। कल 2600 रुपए के ऊपर जब शेयर गया था, थोड़े उत्साह की हम उसमें झलक देख रहे थे। रिलायंस चंदन क्या करना चाहिए? अभी नीचे आ रहा है, अभी ये लेने का वक्त है आपके हिसाब से? देखिए, ओवरऑल स्टॉक का जो सेटअप है वो तो पॉजिटिव है, और हालांकि इतना मार्केट चला है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से बन रहा है, बट इस नाउ थोड़ा और ड्रिप आने दो। 2555 2560 के आसपास वापस बाइंग के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। फार्मा काउंटर्स में भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव है। एस्ट्रो डीएम जैसे स्टॉक्स में मूव आपको दिख रही है। उसके अलावा आपको स्ट्राइड्स फार्मा में भी, फार्मा के कुछ सेलेक्टेड एस्ट्रा, इस पर क्या व्यू रहेगा कुछ? एस्ट्रो डीएम हेल्थ केयर पे 4.5% की तेजी है। अब बुलिश व्यू ही है। देखिए स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं जो पिछले कुछ सेशंस में देखने मिला था, वहां से स्टॉक ने फिर से रिबाउंड किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही था। एक पॉज और एक डिप के साथ स्टॉक फिर से रिबाउंड कर रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। 300 का जो इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं वो था, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे कपल ऑफ फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 309 और 320 के दो टारगेट्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये करीब 292 के पास का लेके चले, एक इसका अच्छा सपोर्ट जोन है वहां पे। ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेशली जो हॉस्पिटल काउंटर्स हैं इनमें मूवमेंट है ही, तो उसका भी इसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। 309 320 दूसरा टारगेट। लेकिन इस बीच आज की जो बड़ी स्टोरी है वो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर है। और ईटी नाउ पर निकुंज जिस वक्त मैनेजमेंट मिस्टर वैद्यनाथन से ही बात कर रहे हैं, आइए आपको खास कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। So can I safely say that IDFC Bank has now settled, and like you said that the high growth patch which you just referred to
is real, and there are tailwinds both from the economy, and there are levers which are internal, which will ensure that the next 3 years will be better than last 3 years? 100%. I have no doubt in my mind. Last 3 years were all complex things because we had to deal with all those, complex asset issues first. After merger, the names, they're all well-known names. Then, and there were like big amounts, like 3,000-4,000 crores of, bad loans we dealt with, Vodafone, Reliance, all that, Capital and Dewan and all. Then from there, we solved the issues, asset issues went away. Then we saw the liability issue. A CASA ratio became, moved from maybe 10% to 40%. So the liabilities got sorted. Then profitability got issues sorted. Now we are very profitable. We posted PAT of 2,400 crores last year, and the trajectory. Let me just say that all the items are behind us. Now even the corporate streamlining is behind. I really think that the next 3 years, you should expect from us to deliver much better results. I'll take a leap from your answer that the corporate structure of the bank now is completely streamlined. So in the overall scheme of things, what changes because of that? Diversified shareholding, because there is no promoter after once the deal goes through. So once there is no promoter, then, whenever you need capital raised from the market, and hopefully very soon our own internal generation of capital will be very strong. It's already touched 12% from the last quarter's numbers. So ये मिस्टर वैद्यनाथन थे, कह रहे हैं कि बता रहे हैं निकुंज को कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी की आउटलुक काफ़ी इंप्रूव हो गई है, और इनफैक्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर भी आप देखिए तो धमाकेदार नंबर्स हैं. यूं ही नहीं, करीब 4200 का भाव लगा के स्टॉक वापस आया. 3 क्वार्टर पहले ये 25 रुपये का भाव हुआ करता था. एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं, थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर आप देना चाहें चंदन. इस भाव से भी एंट्री करनी चाहिए, आज भी मिल रहा है 70-75 के आसपास. देखिए ओवरऑल यदि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हो तो सेटअप तो पॉजिटिव है, बट पिछले 3 वीक से ऊपर के लेवल पे थोड़े से प्रेशर आ रहे हैं. कल भी 82 का हाई बना है, बट आज एक बेरिश कैंडल बन रहा है. मेरे हिसाब से थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए. लगभग 73-74 के आसपास आप इस बाइंग बननी चाहिए विद सपोर्ट ऑफ 70. तो थोड़ा और यहाँ पे डीप बने तब यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं. ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर चंदन का ये व्यू. लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार अपनी बढ़त गंवाते जा रहा है. निफ्टी बैंक अजय अब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी गेंस जो थे दे चुका है, एरोड हो गया वो, और अब 3-4 अंकों की मामूली बढ़त के साथ वहां पर ट्रेड हो रहा है. चंदन, संकेत तो ये लग रहे हैं कि शायद अब ये लाल निशान में फिसलेगा. निफ्टी बैंक कुछ शॉर्टिंग के मौके खोजने चाहिए क्या? देखिए बाजार का ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है तो मैं कॉन्ट्रा नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप देख रहे हो कि पिछले लगभग 6 दिनों में आप बाजार के ट्रेंड के साथ में रहे तो बाजार ने आपको लगभग 700-750 पॉइंट का रिवॉर्ड दिया है. हो सकता है मार्केट अटक जाए, बट की लेवल तोड़ेगा तभी जाके हम बायस चेंज करेंगे. 19,250 एक लेवल है, वो यदि तोड़ता है या इंट्राडे में 19,333 को लेवल तोड़ता है तब जाके हम सोचेंगे. तो 333 के नीचे यदि इंट्राडे जाता है अभी, तब मैं इंट्राडे के लिए लॉन्ग नहीं करूंगा. और 250 के नीचे जाता है तब यहाँ पे मैं तेजी के बायस खत्म करके और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्ले करूंगा. तो बाजार में जब तक की लेवल होल्ड कर रहे मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ रहूंगा. 19,250 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का एज ऑफ नाउ काम करेगा. वो तोड़ेगा तब जाके बायस चेंज करेंगे. तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच के मोड में भी बाजार में रहा जा सकता है. बात है क्योंकि देखिए एक दिन की कमजोरी से, कमजोरी भी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग की तो आती है बाजार जब इतना चल चुका होता है तो. और ये रहा आपके लिए 19,333, ये वो लेवल है जब बाजार में ये टूटे थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए. 19,250 जब टूटे तो फिर आपको शॉर्ट करने को लेकर सोचना चाहिए. लेकिन हम ऑटो इंसुलेटर स्पेस में देख रहे हैं कि आज भी बाइंग हो रही है. जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि राणे ग्रुप के जो शेयर चल रहे हैं, राणे मद्रास में 3.5% की तेजी है. इसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग, रिको ऑटो, ये भी 2.5 से 3% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं. लेकिन एक शेयर जो लगातार चल रहा है कुछ, वो है जय भारत मारुति का. आज भी इसमें हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की तेजी है. जय भारत मारुति अब चूंकि 6 महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इसमें मौके खोजने चाहिए या फिर जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? सो अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है. बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऑलरेडी ओवर हीटिंग के पास है. अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स कुछ समय पहले पिकअप हुए थे और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें देखने मिला था. बट अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इतना ओवर हीटिंग हो गया है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा. मूव स्टेलर रही है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए.
मोमेंटम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिजल आउट हो जाएगा अगर और यहाँ से अप ट्रेंड हमको नहीं देखने मिलेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चले। फिर से अगर आपको ये 300 के लेवल्स के आसपास मिलता है, देखिए गैप क्रिएट हुआ है करीब 290-300 के आसपास, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि शायद वापस उन लेवल्स के आसपास फिर से आ सकता है। एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का आएगा तब भी ये मुमकिन है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर थोड़ा नीचे आता है, 300 के करीब मिलता है तो फ्रेश एंट्री करें। अभी इसमें आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। जय भारत मारुति में प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। 300 रुपए के पास जब ये आए फिसल के, तो वहां पर शायद फिर से आपके लिए एंट्री का मौका बनेगा। लेकिन ऑप्शंस में कैसे कमाई होगी आपकी अभी आज के बाजार में, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। और ऑप्शंस के चैंपियन क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ बताइए, बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम उससे कोई समझौता है नहीं। ऑप्शंस में कहां पर मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखिए तो कुछ स्टॉक है जो कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है, उसमें से एक स्टॉक है टाइटन। इसके अब ट्रेंड को देखें तो कंटिन्यूसली पिछले एक महीने में हाई राइज बना रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट अपने न्यू 52 वीक हाई हिट किया आज के सेशन में। तो मुझे लग रहा है इसमें आने वाले दिनों में मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो इसको एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी से पुट क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं उसके साथ प्ले करना चाहूंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3060 की जो पुट है उसको सेल करेंगे और 3000 की जो पुट है इसको बाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक में आ गया। अगर स्टॉक साइडवेज भी रहता है तो पैसा बन सकता है। जो इसमें जो आपको मैक्स लॉस आ रहा है लगभग 13000 है, मैक्स प्रॉफिट 9000 है, बट जो आपको ब्रेक इवन आ रहा है 3037। अभी टाइटन चल रहा है 3076, तो मतलब 30-40 पॉइंट नीचे भी आता है एक्सपायरी पे तो भी आपको पैसा बनेगा। तो आई थिंक करंट मार्केट में टाइटन में ये स्ट्रैटेजी प्ले करनी चाहिए। मुझे लग रहा है अगर टाइटन आगे जाते हुए कंसोलिडेट भी करता है तो भी आपको अच्छा पैसा इस स्ट्रैटेजी में बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ ये ट्रेड देने के लिए। मैक्सिमम लॉस जो है वो है 13000 का और मैक्सिमम गेन है 9000 का टाइटन के ऊपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए। लेकिन आईटी स्टॉक्स में क्या हो रहा है? आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि लास्ट 3 से 4 दिन में बड़े दिग्गज रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की, और ये बता रही है, एक तस्वीर जो पेंट हो रही है कि इस क्वार्टर भी नतीजे कमज़ोर रहेंगे। अगर आप भाव देखें, भाव कुछ और कहानी कह रहे हैं। इनफैक्ट डेज हाई पे HCL टेक महिंद्रा कल भी चल रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में आईटी इंडेक्स को लेके आइए 3 महीने 6 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब, आपको नजर आएगा कि आईटी इंडेक्स ऑलरेडी बॉटम होके चल गई है। इनफैक्ट परसिस्टेंस जिस भाव बताने के लिए, पिछले क्वार्टर का लो था 3850, इस क्वार्टर ऑलरेडी 5200 डाल के 4800-3900 के आसपास घूम रहा है। तो मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए? ज्योति सिंह अरिहंत कैपिटल की आईटी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही है बात करने के लिए वैल्यूएशंस पे। बताइए ज्योति, कितनी बुरी खबर ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है और यहां से आपकी रिसर्च क्या कहती है? कौन से स्टॉक से बेट करना चाहिए या दूर रहें? थैंक यू सर। सो मुझे क्या लगता है कि जो ऑलरेडी नेगेटिव था काफी आईटी सेक्टर में हो चुका है, और अभी Q1 क्योंकि काफी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज जो थी उन्होंने बेटर परफॉर्म किया था Q4 में, तो Q1 थोड़ा स्टेबल रहेगा। एंड लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है कि TCS इन्फी बेटर करेंगे, उतना अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है। तो H1 थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, बट H2 विल डू बेटर। बट मुझे क्या लगता है कि Q1 थोड़ा रहेगा, बट हमें अगर किसी को आईटी स्टॉक में अकमलेशन करना है तो दिस इज द गुड लेवल। ज्योति, इनफैक्ट कमेंट्री आप देखें ना तो थर्ड क्वार्टर में जो थी और फोर्थ क्वार्टर में थी सारी बड़ी कंपनियों की चेंज हुई हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं कि H2 बेटर हो सकता है, तो ज्यादा कॉशियस कमेंट्री तो लास्ट क्वार्टर में दिखी है, चाहे वो ऑनगोइंग डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने की बात हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रिडक्शन की बात हो, तो कॉशियस व्यू तो हमें लास्ट क्वार्टर में भी ज्यादा बड़ा देखने को मिला है। लेकिन अगर इन सब के बीच में अगर आपने एनालिसिस तैयार किया है कि H2 बेटर होगा, तो टॉप बेट्स क्या है? सो टॉपिक है, एक तो कुफोज जो कि बेटर करता आया है और उनका ट्रैवल सेगमेंट है। तो अगर आप ड्यूरिंग कोविड भी देखोगे तो उन्होंने स्टेबल परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस नहीं गिरी है। और गोइंग फॉरवर्ड भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दे विल डू मच बेटर अक्रॉस द आईटी सेक्टर। ज्योति, सो कुफोज का मेरा टारगेट प्राइस है 47,130 विद द अकमलेट रेटिंग।
तो एक कोफोर्ज मुझे लगता है बेटर करेगा। दूसरा रूट मोबाइल जो कि काफी अच्छा करता आया है और अभी भी एक्सपेक्टेशन है कुछ डील विंस की गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है रूट भी बेटर करेगा। ठीक है, रूट मोबाइल और कोफोर्ज पर ज्योति का बुलिश व्यू। लेकिन ज्योति, हम देख रहे हैं कि डिमांड को लेकर जो सिनेरियो हो वहाँ पर कोई सुधार नहीं आ रही है। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो अमेरिका में जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी वहाँ से बहुत कोई उत्साहजनक संकेत नहीं आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल की जो हम तेजी देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से दिग्गजों में, क्या थोड़ा सतर्क रहना चाहिए नतीजों से पहले? रहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट लेवल। एंड जो है कि यूरोप में थोड़ा ट्रैक्शन है, like near term I'm not saying US will going to perform, but we are seeing good traction in Europe, so later on US will perform, but right now we can more focus on Europe, they will do better, so उसकी वजह से IT सेक्टर में मोमेंटम बना रहेगा। और एक तो ये भी है कि जो क्लाइंट हैं जो कि काफी टाइम से दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर बजट, सो व्हाट आई बिलीव they can't wait too much for that, so now new thing entered, generative AI, so these things they will going to increase their budget। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि सेकेंड हाफ जो ईयर का है वो बेटर होगा, और यहां से अगर घटते हैं तो आपको डिक्लाइंस में ऐड करने की सलाह बन रही है। यस, राइट, क्योंकि बुरी से बुरी खबर प्राइसिंग हो चुकी है। बड़ी बात तो यही है कि अब इतना कुछ प्राइसन हो चुका है कि अब कितने गिर सकते हैं ये स्टॉक। जी हाँ, तभी आप देख रही हैं ना स्टॉक चलना भी शुरू हो गया। इनफैक्ट 12 तारीख ट्यूसडे को आईटी सेक्टर के टीसीएस से एसएलटेक और टीसीएस दोनों के, और आपके पास 3-4 दिन है ट्रेड बिठाने के लिए। बिल्कुल काम की बात ये है। हाँ हाँ, ठीक है। इस बीच एचएमए एग्रो, इसकी लिस्टिंग पर नजर है। प्री ओपन में बीएसई पर 615 पर ये सेटल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 6-7% के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। इशू प्राइस अब 585 रुपये, 625 पर यह लिस्टिंग होने जा रही है एचएमए एग्रो की। इसका जब लिस्ट हो जाएगी उसके बाद इस पर हम रणनीति भी लेंगे। लेकिन ज्योति, ये बताइए कि जो स्टॉक्स बहुत चल गए हैं आईटी में, हम देख रहे थे कि जैसे कि साइंट में हमने अच्छी तेज़ी देखी, माइंट्री में भी हमने ठीक ठाक ही तेज़ी देखी, तो उनमें अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ इन्होंने एंजॉय की है पिछले साल भर में वो अभी बनी रहेगी, या फिर अब चूंकि बहुत ज़्यादा उत्साहजनक संकेत है नहीं, अच्छी बातें बहुत हो नहीं रही हैं, तो जिनके पास प्रॉफिट हो रहा है, जिनको अपना प्रॉफिट वसूल लें, वो प्रॉफिट मुझे नहीं लगता यहाँ पे वसूलना चाहिए सर, बिकॉज अभी बाकी ओवरऑल आईटी सेक्टर में उतना मोमेंटम नहीं आया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और मोमेंटम रहेगा, और जिससे थोड़ा जो भी रिस्क ले सकता है वो इस लेवल पे बेटर है। ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और आईटी शेयरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। लेकिन बाजार पर नज़र डालेंगे और हम देख रहे हैं कि बाजार में एक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन 19,350 के आसपास निफ्टी थमने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक सारे के सारे जो शुरुआती गेंस थे 100-150 अंकों के, उसको गिराकर, उसको गंवाकर अब ये शेयर 45,130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कुछ जरा मिड कैप वाले जो बैंकिंग स्टॉक्स है जिनकी हम चर्चा कल भी कर रहे थे और आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम तो है। निफ्टी के जो बड़े दिग्गज हैं निफ्टी बैंक के, वहां पर थोड़ी सी नीचे जरूर आए हैं, लेकिन पीएनबी की हम चर्चा कर रहे थे और टारगेट कल निकल के आ रहे थे कि 62-65 रुपए के टारगेट के लिए पीएनबी ले लीजिए। फेडरल बैंक भी कल रडार पे था, आज भी थोड़ी थोड़ी तेजी तो वहां दिख रही है। आपको लगता है कि सच में मौके हैं इनमें, इन स्टॉक्स में? अभिषेक बिल्कुल है। अगर मैं इसको थोड़े से लंबी अवधि के चार्ट पे देखूं तो देखिए पिछले साल टुवर्ड्स द एंड एक समय था जब बहुत ही शार्प अपमूव आया था पीएसयू बैंक्स में, और उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गए थे। बायस इनका फिलहाल पॉजिटिव ही है। तो उतने अच्छे मूव के बाद अगर मैं देखूं तो जो कंसोलिडेशन था उसका अब हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अक्रॉस लॉट ऑफ बैंक्स। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो पॉजिटिविटी है उनका रब ऑफ इफेक्ट यहाँ भी आपको देखने मिलेगा। पीएनबी इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस काउंटर्स जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू इस पे दूं तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो 58 से लेके 62 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। 51 इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। जो दूसरा स्टॉक आपने मेंशन किया
फेडरल बैंक, यहाँ पे भी हम एक अपसाइड देख रहे हैं, ब्रेकआउट के कगार पे है। अगर कोई प्रीएम्प्ट ना करना चाहे तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 130 के ऊपर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। मीडियम टर्म चार्ट्स पे यहाँ पे बेस बन चुका है और एक अच्छा खासा अपट्रेंड जो है उसकी तैयारी हो रही है। तो 130 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप जो मूव देखेंगे ये 139 से लेके 145 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक का आते हुए देखेंगे और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 120 के करीब रहेगा। तो ये जो दो स्टॉक्स हैं ये मेरे रेडार पे हैं एंड एज आई सेड ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो अपमूव है उसका बेनिफिट यहाँ पे भी आपको ट्रिकल डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो मिड कैप पीएसवीज में कुछ के रडार पर ये दो शेयर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद